हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो हम लोग जी स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं, स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग जो है किस तरीके से इस कोर्स को लेकर के आगे चलेंगे। तो पहले मैं ये है कि पढ़ेंगे कहाँ से हम लोग, यानी मैं कहाँ से ये लेक्चर डिलीवर करूंगा। तो मेरा ये सोर्स जो है आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो मैं इंशाल्लाह जी आप लोगों को इन लेक्चर स्लाइड से जो है वो पढ़ाऊंगा, और ये लेक्चर स्लाइड्स जो हैं वो कंप्रीहेंसिव हैं। ये लेक्चर स्लाइड्स जो हैं वो मैंने कहाँ से तैयार की हैं ये भी मैं आपको बता दूं। जो मेरी रेफरेंस बुक है वो मेरी आई कैप स्टडी टेक्स्ट रही है। इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा मिलेगी। वो इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने अदर सोर्सेज से जो है वो मैंने कलेक्ट की है, और वो सोर्सेज भी जो है वो अथेंटिक सोर्सेज होंगे जहाँ से मैंने ये जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। फिर है जी मैं किस तरीके से लेकर के इस कोर्स को चलूँगा, मेरी मेथडोलॉजी क्या होगी इस कोर्स को आगे लेकर के चलने की। मेरा जो फोकस रहेगा वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरीके से आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हो सकेंगे। इस बात को जो है वो मैं कुछ एग्जाम्पल से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मेरी इस बात का क्या मतलब है। 2014 में एक आईकैप का क्वेश्चन आया, तकरीबन 12 नंबर का क्वेश्चन था कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस पे जो है वो डिटेल से आप लोग जो है वो एक्सप्लेन करो। तो अगर आप गो थ्रू करो ना कंप्रीहेंसिवली, अगर आप गो थ्रू करें स्टडी टेक्स्ट को, तो कहीं पे भी आपको इसका आंसर नहीं मिलता। ये तभी पॉसिबल है जब आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छी खासी स्ट्रांग हो, क्योंकि आपकी सारी की सारी बुक ही स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे है। वो किस तरीके से है, इंशाल्लाह जब हम लोग रिवीजन सेशन में जाएंगे तो हम लोग इस चीज को देख लेंगे कि हमारे चैप्टर्स जो है वो किस तरीके से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के साथ जो है वो रिलेट करते हैं, और किस तरह हम इस किस्म के क्वेश्चंस को वो आंसर कर सकते हैं। फिर दूसरी एग्जांपल ये कि 7 नंबर का क्वेश्चन आया कि स्वॉट एनालिसिस पे बात करिए। स्वॉट एनालिसिस के बारे में एग्जामिनर ने पूछा, 7 नंबर का क्वेश्चन आया। तो दोबारा वही बात है कि अगर हम बुक को रेफर करें तो हमें किसी भी जगह पे इसका आंसर नहीं मिलता। बेसिकली उसने ये क्वेश्चन डेवलप किया था चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 4 से। जो अभी की जो स्टडी टेक्स्ट है मैं वहां से बात कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 4 से। क्योंकि स्वॉट एनालिसिस जो है वो बेसिकली एक्सटर्नल एनालिसिस प्लस इंटरनल एनालिसिस है, यानी आपकी पेस्टल प्लस पोर्टर की 5 फोर्सेस और प्लस इंटरनल एनालिसिस में अगर हम लोग ये देखें कि रिसोर्स ऑडिट का हमारे क्या कहते हैं, और वैल्यू चेन एनालिसिस जो है, इन दो चार एनालिसिस का जो रिजल्ट है वो हमारे पास स्वॉट की शक्ल में हमारे सामने आता है। फिर इसकी और एक और एग्जांपल मैं कोट करता हूं कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में जो है उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन के बारे में पढ़ा है। स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन के जब चैप्टर को आप लोग देखते हैं तो चैप्टर में आपको नजर आता है कि स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन है। स्ट्रक्चर क्या है, कितनी तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, चेन ऑफ कमांड्स क्या हैं, ये चीजें आप स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन के चैप्टर में आप पढ़ते हैं। अब अगर देखा जाए तो चैप्टर का नाम है स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन, और चैप्टर में आप लोग ये पुरानी वाली बातें पढ़ रहे हैं जो ऑलरेडी आप लोग बीसीबीएस में या बीएमबीएस में ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो इस चीज का स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन के साथ क्या ताल्लुक है, तो इंशाल्लाह इस चीज को क्लियर किया जाएगा कि हाउ डज दीज टॉपिक रिलेट विद द स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। इसी तरह आज के जो लेक्चर है उसको मैं रिलेट करूंगा वैल्यू चेन एनालिसिस के साथ, कि किस तरीके से हमारा आज का जो चैप्टर है वो वैल्यू चेन एनालिसिस के साथ रिलेट करता है। अगर वैल्यू चेन से मुतालिक कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग किस तरीके से उसको कैटर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये मेरा तरीकाकार होगा पढ़ाने का। इसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा कि हम लोग जो है क्वेश्चन को यानी पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। डिफरेंट छोटी छोटी स्ट्रेटजीज होंगी कि हम उनको इस्तेमाल करते हुए पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको ओवर द पीरियड इंशाल्लाह बताता रहूंगा। तो इसके अलावा आप लोगों ने हमेशा 6 तरह के क्वेश्चन जो हैं, 6 क्वेश्चन हमेशा आपने अपने जहन में रखने हैं जब भी आप किसी भी चैप्टर को पढ़ें, किसी भी टॉपिक को पढ़ें। अच्छा, वो 6 क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? 5W एंड 1H। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु एंड हाउ।
आपने ये 6 क्वेश्चन जो हैं अपने जहन में रखने हैं जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें, भले वो रिपोर्टिंग हो, भले वो ऑडिट हो, बीएम हो या लॉ हो। आपने ये 6 क्वेश्चन हमेशा अपने सामने रखने और कोशिश करना है कि आपको इन 6 के 6 क्वेश्चंस का आंसर मिले। अगर ये 6 क्वेश्चन का आंसर आप तैयार कर लेते हैं, आई गारंटी यू कि आप जो है वो पेपर में जो है वो पॉजिटिव जो है वो परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो ऐसा क्यों है? जब आपका ज़हन टारगेटेड होगा तो फिर आपको चीज़ें समझने में, चीज़ें पढ़ने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। अगर आप अपने ज़हन में किसी तरह का टारगेट नहीं रखेंगे, बिल्कुल एम्बिग्युअस होके आप समझने की कोशिश करेंगे या पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप जो है वो प्रोडक्टिव परफॉर्मेंस जो है वो कभी भी अपने आप से हासिल नहीं कर सकेंगे। और फाइनली आपको मेरे लेक्चर्स में काफ़ी सारे ग्राफिक्स नज़र आएँगे। जैसे अभी भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, एक पिक्चर सी नज़र आ रही होगी। ये ग्राफिक्स यहाँ इनकॉर्पोरेट करने के पीछे रीज़न्स हैं। अच्छा, वो रीज़न मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप उसका मतलब ये है कि आपको चीज़ें समझने में आसानी रहेगी। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे तो इंशाल्लाह आपको ये तस्वीरें याद आएँगी कि ये सिर्फ़ खूबसूरती के लिए जो है ये ग्राफिक्स लेक्चर में ऐड नहीं किए जाते। अच्छी खासी मेहनत करता मैं इन लेक्चर्स को डेवलप करने में। तो आई होप कि इंशाल्लाह आपको लेक्चर समझने में और इनको रिप्रोड्यूस करने में आसानी रहेगी। अब आप लोगों ने पढ़ना कहाँ से है? भले आप इन लेक्चर स्लाइड से पढ़ लीजिए या आप आईकैप की स्टडी टेक्स्ट को पढ़ना चाहें तो भी ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा अगर आप किसी की कोई कंपेनियन बुक पढ़ना चाहें तो वो भी इंशाल्लाह आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं उनको कवर कर रही हैं। ठीक है, बाकी जो कुछ चीज़ें रह जाएँगी तो इंशाल्लाह जब हम पास्ट पेपर्स को देखेंगे, बल्कि मैं कोशिश करूँगा कि पास्ट पेपर्स को भी जो है वो लेक्चर्स के दौरान ही वो कवर करने की कोशिश की जाए। तो उसमें भी हम लोग इन चीज़ों को इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। तो यहाँ तक मेरी यही बातें थी इस स्लाइड की हद तक। अगर आपकी तरफ से किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पास ऑन कर सकते हैं ताकि मैं उसको एंटरटेन कर सकूँ। उसके बाद फिर हम लोग आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जी, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। अगर नहीं है तो आप मुझे ओके का सिग्नल दीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ें। ओके जी, आपकी तरफ से किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, यानी जो हमारा जो चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 12, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। रेफरेंस बुक मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि जी मेरी रेफरेंस बुक जो है आईकैप स्टडी टेक्स्ट है। अदर सोर्सेज से भी जो है वो मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता रहता हूँ। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये मैंने इस चैप्टर को जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड करने की कोशिश की है। 3 सेक्शंस में मैंने इसको डिवाइड किया है। पहला जो सेक्शन है वो ट्रेनिंग से रिलेवेंट है, दूसरा सेक्शन डेवलपमेंट पे होगा और थर्ड सेक्शन जो है वो लर्निंग से रिलेवेंट होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग से। मैंने डेफिनेशन को जो है वो पॉइंट्स में शिफ्ट किया है, पॉइंट्स में इनको कन्वर्ट करने की कोशिश किया है कि ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है। यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको सबसे पहले डेफिनेशन जो है इन डिटेल समझाऊं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम लोग एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। चलें जी, डेफिनेशन में मैंने कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया है, हम उन वर्ड्स को देख लेते हैं। कि प्रोसेस, याद रखिए जब भी वर्ड प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाएगा इसका मतलब है कि बैकएंड पे कुछ स्टेप्स हैं। जब तक हम उन स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे, हम उन स्टेप्स को पूरा नहीं करेंगे, तो जो हमारा फिनोमेना अंडर कंसिडरेशन होगा, अंडर डिस्कशन होगा, वो कंप्लीट नहीं हो सकता। यानी इस वक्त हम लोग ट्रेनिंग से मुतालिक बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ट्रेनिंग के बैकएंड पे कुछ प्रोसेसेस हैं। हम लोगों ने उन प्रोसेस उन स्टेप्स को जो है हम लोगों ने कंप्लीट करना है। जब तक वो स्टेप्स जो हैं वो पूरे नहीं होंगे तब तक हमारा ट्रेनिंग का जो फिनोमेना है वो पूरा नहीं हो सकता। अच्छा जी, वो स्टेप्स कौन से हैं इंशाल्लाह अभी हम थोड़ी देर में उनको देखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ट्रेनर अपनी ऑडियंस को कोई स्पेसिफिक चीज सिखाने के लिए एफर्ट्स करता है। अच्छा जी, वो स्पेसिफिक चीजें क्या हो सकती हैं वो भी हम आगे चलकर देखेंगे। एटलीस्ट हमें इतना तो पता लगा कि ट्रेनिंग एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में एक बंदा जिसे हम लोग ट्रेनर कहते हैं या टीचर कहते हैं वो
ऑडियंस को कोई स्पेसिफिक चीज सिखाता है। ट्रेनिंग जो है बिल्कुल एम्बिगुअस नहीं हो सकती, ट्रेनिंग जो है टारगेटेड होंगी। हमें एक टारगेट जो है, एक स्पेसिफिक टारगेट जो है वो अचीव करना होगा। एग्जाम्पल क्या हो सकती हैं, जस्ट लाइक IFRS ट्रेनिंग है। अगर आपकी प्रोफेशनल बॉडी या आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है IFRS से रेलिवेंट, फॉर एग्जांपल IFRS 15 जो है उससे मुतालिक ट्रेनिंग करवाती है, तो जो ट्रेनर है उसका टारगेट क्या है कि जो मेरी ऑडियंस है यानी जो लर्नर हैं उनको पता लग जाए कि IFRS 15 में क्या अपग्रेडेशन हुई है, उसको किस तरीके से समझना है, किस तरीके से प्रैक्टिकली उसको परफॉर्म करना है। तो साबित ये हुआ कि ट्रेनिंग एक प्रोसेस है। कैसे प्रोसेस है, अभी हम थोड़ी देर में इंशाल्लाह उसको सीखेंगे। ट्रेनिंग एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कंप्लीट करने का एक टारगेट है। एग्जाम्पल के जरिए हम लोगों ने उसको समझने की कोशिश की। दूसरी एग्जाम्पल क्या हो सकती है कि जैसे डायरेक्टर्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम रिसेंटली ICAP ने कंडक्ट करवाया, जिसमें डायरेक्टर्स का टारगेट ये था कि उनको कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल करना थी। ठीक है जी, आई होप कि आप लोगों को ट्रेनिंग की डेफिनेशन जो है वो समझ आ गई होगी। अब हम लोगों ने इस डेफिनेशन को इन डेप्थ जो है एक्सप्लोर करना है, तो आइए देखते हैं। अच्छा जी, ये जो ट्रेनिंग नाम की हम पर मुसीबत मुसल्लत की गई है, ये हम लोगों ने करवानी क्यों है? कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट इज अ वेरी पैथेटिक एनवायरनमेंट। कोई भी काम जो है बिना टारगेट के नहीं हो सकता। मैं यहाँ पे अपनी बात छोड़ता हूं। हम लोगों ने ट्रेनिंग क्यों करवानी है? डेफिनेट बात है कि हम लोगों ने ट्रेनिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ट्रेनर जो है अपनी ऑडियंस को कोई स्पेसिफिक टारगेट जो है वो डिलीवर करता है। अब वो टारगेट क्या हो सकता है? डेफिनेट बात है, या तो आप इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, नॉलेज शेयर करेंगे। ये शेयरिंग उसी वक्त होती है जब आपको पता लगता है कि आपके पास नॉलेज बैंक जो है उसका लेवल हाई है और दूसरा बंदा जो है, जो आपकी ऑडियंस है, उसके पास इंफॉर्मेशन कम है, उसका नॉलेज बैंक जो है आपके लेवल से कम है। तो आप चाहते हैं कि नॉलेज जो है उस तक शेयर हो जाए, उसके पास नॉलेज ट्रांसफर हो जाए, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाए। इन अदर वर्ड्स, आपको लगता है कि देयर इज अ गैप और हम लोगों ने उस गैप को फिल करना है। अब ये गैप किस से रेलिवेंट है? अब ये गैप नॉलेज से रेलिवेंट है, ये गैप जो है इंफॉर्मेशन से रेलिवेंट है। अब इस गैप को किस तरीके से पूरा किया जा सकता है? गैप को डेफिनेटली ट्रेनिंग के जरिए से पूरा किया जा सकता है। इस वजह से हम इस गैप को ट्रेनिंग गैप का नाम देते हैं। आपको स्क्रीन पे राइट कॉर्नर पे, बिलो राइट कॉर्नर पे आपको ट्रेनिंग गैप की डेफिनेशन नजर आ रही होगी। मैंने लॉजिकली आपको समझाने की कोशिश की कि ट्रेनिंग गैप का नाम क्यों दिया जाता है। अच्छा जी, ट्रेनिंग गैप को फिल करना क्यों जरूरी है? देयर मे बी नंबर ऑफ रीजंस। मैंने स्लाइड पे कुछ रीजंस जो है वो मेंशन करने की कोशिश की है कि ये जिस सीट पे आप बैठे हैं उस सीट की रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को आप अपने इंफॉर्मेशन लेवल को इंक्रीज करें। फॉर एग्जांपल, जब स्टॉक एक्सचेंज ने कहा कि सारे के सारे डायरेक्टर्स जो हैं वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रेलिवेंट जो है इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे, ठीक है जी, तो अब ये लाजमी हो गया कि डायरेक्टर्स को जो है कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजरवाया जाए। तो उस सीट की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए हम लोगों ने डायरेक्टर को ट्रेनिंग करवाई। नंबर 2, उसकी क्या रीजन हो सकती है? हम चाहते हैं कि एम्प्लॉयज को जो है वो प्रमोट किया जाए। यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है, वो क्वेश्चन क्या है कि हम एम्प्लॉय को प्रमोट क्यों करते हैं, हम लोग बाहर से क्यों नहीं हायर कर सकते? तो इसका जवाब आपको प्रीवियस लेक्चर से मिल चुका होगा कि ट्रेनिंग जो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन जो है उस प्रोसेस की अपनी कॉस्ट होती है। तो उस कॉस्ट से बचने के लिए हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज होते हैं हम उनको जो है वो प्रमोट करते हैं। अच्छा जी, एक बात तो समझ आ गई कि प्रमोशन क्यों जरूरी है। अब प्रमोशन करने के लिए ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? हम चाहते हैं कि एक बंदा हमारे एनवायरनमेंट पे फिट है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, अगर हम उसके इंफॉर्मेशन लेवल को इंक्रीज कर दें, हम उसके नॉलेज बैंक को इंक्रीज कर दें, तो वो मजीद प्रोडक्टिव हो सकता है और जब वो ऊपर वाली पोजीशन पे जाएगा तो हमें ज्यादा बेनिफिट वो जो है शेयर कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? दुबई में ये नॉर्मल प्रैक्टिस है कि दुबई में ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो टीचिंग इंस्टीट्यूट है, उनसे राब्ता करती हैं और कहती हैं कि हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में फॉर एग्जांपल लोगों को जो है आप सर्टिफिकेशन करवा दें। फॉर एग्जांपल CPA है,
CIA हैं, जैसे पैक से जो है अक्सर इंस्टीट्यूट जो है ऑर्गेनाइजेशन राब्ता करती थी कि आप हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अकाउंट मैनेजर को CPA करवा दें, इंटरनल ऑडिटर को जो है वो CIA करवा दें, ताकि हम उनको आगे प्रमोट कर सकें। तीसरी रीजन क्या हो सकती है, एम्प्लॉय को जो है हम मूव करना चाहते हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ, लेकिन मूवमेंट के लिए जरूरी है कि उसके पास उस पोजीशन की जो नॉलेज है उसके पास मौजूद होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक ऑयल कंपनी है, वहां एक एम्प्लॉय है जिसके पास मैकाट्रॉनिक्स का नॉलेज है, यानी उसके पास मैकेनिकल नॉलेज भी है और उसके पास इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज भी है। अब कंपनी को एक ऐसा बंदा चाहिए जिसके पास ये इंफॉर्मेशन तो है, ये नॉलेज तो है, लेकिन अब उसको ऑयल रिग्स पे जो है हम लोगों ने डिप्लॉय करना है। लेकिन रिग्स पे जाने से पहले ये जरूरी है कि उसके पास हेल्थ एंड सेफ्टी से मुतालिक जो है वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उसको HSE सर्टिफिकेशन से गुजरवा करके डिप्लॉय कर देती हैं ऑयल रिग्स पे। चौथी रीजन बड़ी कॉमन रीजन है कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन पे लोगों को इसलिए ट्रेन करवाते हैं एज ए बैकअप के लिए, ताकि वो बंदा एज ए बैकअप तैयार हो सके। अगर उसका सीनियर छोड़ करके जाता है या दूसरे डिपार्टमेंट जो उससे रेलिवेंट है वो छोड़ करके जाता है, तो एटलीस्ट वो बंदा जो है वो रेडिली अवेलेबल रहे उसकी जगह पे अपॉइंट करने के लिए। और फाइनली जो हमें रीजन मिल सकती है वो ये है कि लीगल रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल कानून में तब्दीली आई कि जितने इंटरनल ऑडिटर्स अपॉइंटेड हैं उनके पास जो है वो CIA सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। तो अब ये मैंडेटरी हो गया कि जितने इंटरनल ऑडिटर हमारी कंपनी में अपॉइंट हैं हम लोग उनको ये सर्टिफिकेशन लाजमी करवाएंगे। ठीक है जी, आई होप कि आप लोगों को ये ट्रेनिंग गैप की समझ आ गई होगी, इस गैप को क्यों फिल करना है वो रीजंस हमारे सामने आ गई होंगी। ICAP इसको कैसे टेस्ट कर सकता है? ICAP एक केस दे सकता है और आपसे ये पूछ सकता है कि बीइंग HR मैनेजर या ट्रेनिंग मैनेजर आप मुझे बताइए कि ट्रेनिंग गैप क्या है और ट्रेनिंग गैप को फिल करना क्यों जरूरी है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। मैं दोबारा से इसको समराइज करता हूं कि जब ऑर्गेनाइजेशन में आपको लगे कि एक साइड पे नॉलेज स्किल्स और एबिलिटीज ज्यादा हैं और दूसरे एंड पे नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटीज का जो है वो फुकदान है, तो इस गैप को फिल किया जा सकता है। यानी देयर इज अ गैप एंड और इस गैप को फिल किया जा सकता है। और इस गैप को किस तरीके से फिल किया जा सकता है, इसको ट्रेनिंग के जरिए से फिल किया जा सकता है। इस वजह से हम लोगों ने इस गैप को ट्रेनिंग गैप का नाम दिया। अब इसको फिल करना क्यों जरूरी है? नंबर 1, जिस सीट पे वो बंदा बैठा हुआ था उस सीट की ये रिक्वायरमेंट थी। नंबर 2, हम लोग एम्प्लॉयज को प्रमोट करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग उनको ट्रेन करना चाहते हैं ताकि उनका नॉलेज बैंक जो है उसका लेवल बढ़ सके। तीसरी बात, हम एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट पे उसको शिफ्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम उसको ट्रेनिंग के प्रोसेस से गुजरवाना चाहते हैं। नंबर 4, हम एज अ बैकअप एम्प्लॉय तैयार करना चाहते हैं। और फाइनली ये लॉ की रिक्वायरमेंट है कि आप अपने एम्प्लॉयज को जो है वो ट्रेनिंग करवाएं। ये रीजंस हैं कि हम लोग जो है वो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस में कंडक्ट करवाते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। हम लोगों ने ये समझ लिया कि ट्रेनिंग क्या होती है और ट्रेनिंग क्यों करवाना जरूरी है। ठीक है जी, ट्रेनिंग करवाना जरूरी है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि जी ट्रेनिंग करवाना जरूरी है? कौन हमें बताएगा कि जी ट्रेनिंग गैप जो है वो आइडेंटिफाई करना है? 2 अप्रोचेस हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हमें पता लगेगा कि देयर इज अ ट्रेनिंग गैप। पहली अप्रोच क्या है जी? टॉप डाउन अप्रोच। और दूसरी अप्रोच क्या है जी? बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच आपको नाम ही बता रहा है कि ऐसी अप्रोच है जिसमें फैसले जो है वो टॉप लेवल पे किए जाते हैं। सीनियर मैनेजमेंट जो है वो डिसाइड करती है। क्या डिसाइड करती है? इस वक्त हमारा जो इशू है वो ट्रेनिंग से मुताल्लिक है। इसका मतलब है जो सीनियर मैनेजमेंट है वो डिसाइड करती है कि हमें ट्रेनिंग करवानी है या नहीं करवानी। अगर करवानी है तो किस डिपार्टमेंट की करवानी है? फलां डिपार्टमेंट की करवानी है तो फलां डिपार्टमेंट में कितने लोगों की करवानी है। यानी जो डिसीजन है टू कंडक्ट द ट्रेनिंग वो सीनियर मैनेजमेंट जो है वो डिसाइड करती है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कि यहाँ पे मेंशन है जी
ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, अब सीनियर मैनेजमेंट से मुराद हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं होते। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इतने छोटे छोटे इश्यूज में इन्वॉल्व नहीं होते कि वो डिसाइड करेंगे ट्रेनिंग करवानी है नहीं करवानी। इसका स्पेसिफिक डिपार्टमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्या मतलब इस बात का? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एचआर मैनेजर की भी हो सकती है कि वो लोगों की ट्रेनिंग नीड्स के बारे में जो है हमेशा जो है वो ख्याल रखे। दूसरा, एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जिसकी होली सोली रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेनिंग से रेलिवेंट होगी, उसका नाम ही ट्रेनिंग डिपार्टमेंट होगा। तो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करेगा, वो असेस करेगा कि वेदर देयर इज अ नीड टू ट्रेन द पीपल और नॉट। अगर है तो फिर मैंने जो बातें कही वो वाली उस पर पूरा अमल किया जाएगा। इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है कि नॉर्मली जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वहां पे हाई फ्लाइंग जो यंग मैनेजर्स होते हैं उन्हें चूज किया जाता है ताकि उनको फर्दर क्वालिफिकेशन इंप्रूव करने के लिए भेजा जाए और जब वो वापस आए तो ज्यादा बेहतर अंदाज में ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर सके। उसकी एग्जांपल हमारे पाकिस्तानी इंडस्ट्री में कहाँ पे मिलती है? पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है, कराची की कंपनी है। वो क्या करती है, अपनी फील्ड इंजीनियर्स को जिन्होंने बैचलर किया होता है, जो मोटिवेटेड इंजीनियर होते हैं, जो हाईली परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज होते हैं, उनको वो चूज करती है और उनको मास्टर करने के लिए इंग्लैंड भेजा जाता है। और नॉर्मली जो वो यूनिवर्सिटी चूज करती है वो कवेंट्री यूनिवर्सिटी होती है। सवाल पैदा होता है क्या जब ऑर्गेनाइजेशन उन पे इन्वेस्ट कर लेंगी तो फिर तो देयर इज प्रोबेबिलिटी कि वो एम्प्लॉय छोड़ करके चले जाएं, तो ऐसा नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली उनके साथ बॉन्ड साइन करती हैं कि आप अगले 5 सालों तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके नहीं जा सकेंगे जब आप अपनी क्वालिफिकेशन को इंप्रूव करके आ जाएंगे। इसी तरह पाकिस्तान पेट्रोलियम जो है वो शिलम बर्जर दुबई में अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग से रेलिवेंट जो है वो भिजवाती है। जब शिलम बर्जर जो है वहां पे नई से नई टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक जो है ट्रेनिंग करवाती है, तो पीपीएल जो है अपने एम्प्लॉयज को वहां पे भिजवाती है कि वो अपनी नॉलेज बैंक को इंक्रीज कर सके, अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सके। तो ये डिसाइड कौन करता है? ट्रेनिंग मैनेजर करता है। डिसाइड कौन करता है? एचआर मैनेजर करता है। डिसाइड कौन करता है? लाइन मैनेजर करता है। एम्प्लॉय डिसाइड नहीं करता। इफ दिस इज द सो देन द अप्रोच विल बी टर्म्ड एज द टॉप डाउन अप्रोच। अब हम दूसरी अप्रोच की बात करते हैं, बॉटम अप अप्रोच। ऐसी अप्रोच जिसमें जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाती हैं वो एम्प्लॉय से ली जाती हैं कि आप हमें बताइए कि आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं या नहीं चाहते। अब ये एम्प्लॉयज पे डिपेंड करता है कि वो ट्रेनिंग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। जब एप्लीकेशंस आ जाती हैं मैनेजर के पास, फिर मैनेजर डिसाइड करता है कि इस बंदे को ट्रेनिंग करवानी चाहिए, इस बंदे को ट्रेनिंग नहीं करवानी चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, मैनेजर तक ये इंफॉर्मेशन आती है जी ऑर्गेनाइजेशन जो है एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट करवाने लगी है। फॉर एग्जांपल मैनेजर के पास आती है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट वालों के लिए एक्सेल स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए एक ट्रेनिंग करवाई जा रही है। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस आई थी कि हम लोग एक्सेल में अपनी स्किल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं। तो अब लाइन मैनेजर डिसाइड करेगा कि इतनी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, ये ट्रेनिंग अवेलेबल है, फिर वो एम्प्लॉयज को नॉमिनेट करता है कि आप जा सकते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। एम्प्लॉयज को कब होश आएगी कि मुझे ट्रेनिंग करनी चाहिए? एम्प्लॉयज जब अप्रेजल के प्रोसेस से गुजरते हैं फिर उन्हें पता लगता है कि मेरे अंदर कहाँ पे कमी है। जब उन्हें पता लग जाता है, फिर अगर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई सिस्टम मौजूद है कि वो एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करते हैं, तो एम्प्लॉय जो है इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकता है। तो यहाँ इस स्लाइड में इसी हद तक था हमारी इंफॉर्मेशन, हमारे चैप्टर में भी यहीं तक है। सम अप करते हैं दोबारा से इस स्लाइड को कि देयर आर 2 अप्रोचेस कि हम लोग ट्रेनिंग नीड को आइडेंटिफाई करेंगे। एक अप्रोच हमें क्या कहती है कि फैसले जो है वो आसमानों पे किए जाएंगे। फैसले जो है वो टॉप मैनेजमेंट करेगी कि देयर इज अ ट्रेनिंग नीड और नॉट। नंबर 2, अगर ट्रेनिंग नीड है तो कौन कौन ट्रेनिंग करेगा, उसमें भले एम्प्लॉय का दिल हो या ना हो। अगर मैनेजमेंट ने कह दिया कि आपने ट्रेनिंग पे जाना है तो उसके लिए मैंडेटरी होगा कि वो ट्रेनिंग पे जाएगा। दूसरी अप्रोच उसका उलट है, नीचे से आवाज आती है कि जी मुझे ट्रेनिंग चाहिए। तो अब मैनेजर के पास 2 ऑप्शन है, फौरन ही ट्रेनिंग कंडक्ट करवा दे या वेट करे कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उस एम्प्लॉय को जो है वो नॉमिनेट कर दिया जाए। एम्प्लॉय को कैसे होश है कि जी मुझे ट्रेनिंग करनी है? एम्प्लॉय
का जब अप्रेजल हुआ, परफॉर्मेंस अप्रेजल हुआ, तो उसे पता लगा कि यार मेरे अंदर फलां फलां कमी है, अगर मैं अपनी एक्सेल स्किल्स को बढ़ा लूं तो मेरी परफॉर्मेंस बेटर हो सकती है, मैं अपने टारगेट्स को ज्यादा बेहतर तरीके से अचीव कर सकता हूं। तब उसे होश है कि मुझे अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना चाहिए, तो उसने एप्लीकेशन पास ऑन कर दी। किधर कर दी? एचआर मैनेजर के पास भी हो सकता है, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट भी हो सकता है, और नंबर 3 जो है वो उसका लाइन मैनेजर भी हो सकता है जिसके पास उसने एप्लीकेशन पास ऑन कर दी। ठीक है जी, आई होप कि आप लोगों को ये दोनों अप्रोचेस जो है वो बेहतर अंदाज में समझ आ चुकी होंगी। आगे बढ़ते हैं। ट्रेनिंग गैप भी आइडेंटिफाई हो गया, ट्रेनिंग हमें क्यों करवानी है वो भी हम लोगों ने देख ली, किस किस तरीके से हमें पता लगेगा कि देयर इज अ ट्रेनिंग गैप वो भी हम लोगों ने देख लिया। अब ये लाजमी हो गया कि जी हम लोगों ने ट्रेनिंग करवानी है, तो भाई ट्रेनिंग क्यों करवानी है ये भी हम लोगों ने देख लिया, लेकिन ट्रेनिंग करवाने के बाद क्या हमें कोई फायदा भी हासिल होगा या नहीं होगा? याद रखिए, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट इज अ वेरी पैथेटिक एनवायरनमेंट, हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता है, लेकिन ये नुकसानदेह बात है। अगर वो सिर्फ अपने ही फायदे के बारे में सोचेगा तो उसकी सस्टेनेबिलिटी को एक थ्रेट का सामना करना पड़ेगा, जिसे हम रेपुटेशन थ्रेट रिस्क के नाम से भी जानेंगे। खैर, ये चैप्टर नंबर 20 की बातें हैं CSR से मुतालिक। देखिए, मैंने बात जानबूझ के यहाँ पे की, मैंने कोशिश की कि मैं इस चैप्टर को उस चैप्टर के साथ जो है वो रिलेट कर सकूं। इस तरीके से आप लोगों ने भी इंशाल्लाह चैप्टर्स को आपस में रिलेट करना है, टॉपिक्स को भी आपस में रिलेट करना है, ताकि एक ओवरऑल पिक्चर आपके सामने आ जाए। पिक्चर क्लियर हो जाएगी तो रिप्रोड्यूस करना चीजें आसान हो जाएंगी। सस्टेनेबिलिटी, अगर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन अपने बारे में ही सोचेगी, एम्प्लॉइज के फायदे के बारे में नहीं सोचेगी, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी सस्टेनेबिलिटी जो है वो मुश्किल हो जाएगी। एम्प्लॉइज को ये लगेगा कि ऑर्गेनाइजेशन तो हमेशा अपने बारे में ही सोचती रहती है, हमें किन नफलों का सवाब कि हम लोग ट्रेनिंग के प्रोसेस से गुजरें, अपना टाइम वेस्ट करें। तो जरूरी ये है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने फायदे के बारे में सोचती है तो कंपनी को ये चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉइज के भी बेनिफिट के बारे में सोचे। तो देखते हैं जी वो क्या बेनिफिट हो सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलते हैं ट्रेनिंग से और एम्प्लॉइज को भी मिलते हैं। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉइज की बढ़ जाती है। जब मैंने एक्सेल की ट्रेनिंग अटेंड की तो अब मुझे पता लग गया कि पिवट चार्ट जो है वो पिवट टेबल इस्तेमाल करके मैं विद इन 2 to 3 मिनट्स जो है रिपोर्ट्स किस तरीके से कंपाइल कर सकता हूं। तो प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉय की आफ्टर अटेंडिंग ट्रेनिंग वो इंक्रीज कर गई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है जब आप उसको टेक्निकल ट्रेनिंग की प्रोसेस से गुजरवाएंगे। जब सुपरवाइजर उसको अपने पास खड़ा करके बताएगा कि ये काम इस तरीके से करना है, ये काम इस तरीके से नहीं करना, तुमने फलां बंदे से राब्ता करना है जब भी तुम्हें किसी इशू का सामना करना पड़े, तो क्या होगा, उसको पता लग जाएगा कि ये काम किस तरीके से करना चाहिए और मैनेजमेंट मुझसे क्या एक्सपेक्ट करती है और इन रिटर्न मुझे क्या डिलीवर करना है। जब उसे पता लग जाएगा, इट मीन्स कि अब उसका जो गलतियां करने का चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, लॉसेस कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है आपकी कम हो जाती है। इसके दूसरी पहलू भी ये हो सकते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी जब इंक्रीज कर देती है तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तीसरा, सुपरविजन कॉस्ट जो है आपकी कम हो जाती है जब आपको पता लग गया कि IFRS 15 को किस तरीके से अप्लाई करना है। अब आपको बार बार मैनेजर के रूम में नहीं जाना पड़ता। सही हो गया। टीम वर्क इज वेलकम, जब आप लोगों ने टाइम मैनेजमेंट की मीटिंग ट्रेनिंग्स अटेंड की, टीम वर्क से रेलिवेंट ट्रेनिंग्स अटेंड की, कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए ट्रेनिंग्स अटेंड की, तो आपको पता लगा कि हाउ कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, टीम वर्क किस तरीके से प्रोडक्टिव हो सकता है। तो अब लोग जो हैं जब उन्हें फायदे का पता लग गया, नुकसानात का पता लग गया, तो अब उनके लिए आसानी है कि वो टीम वर्क को प्रेफर करें। जाहिर सी बात है, जब लोगों को पता होगा कि मैनेजमेंट हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है और मुझे मैनेजमेंट ने प्रॉपरली गाइड किया है कि मैं अपने काम को किस तरीके से बेटर अंदाज में पूरा कर सकता हूं, तो जो एम्प्लॉयज हैं वो वेल ओरिएंटेड होंगे, अपने काम को ज्यादा बेहतर तरीके से वो पूरा कर सकेंगे। जब वो ऐसा हो गया, एम्बिग्युइटी जब खत्म हो जाती है तो मोटिवेशन आ जाती है। जब मोटिवेशन आती है तो एम्प्लॉय का जो है मोरेल बुलंद होना शुरू हो जाता है। जब ऐसा होता है तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जो है वो
पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। ये तो बेनिफिट्स है जो एम्प्लॉयर को मिल सकते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन जो हैं अवेल कर सकती हैं आफ्टर ट्रेनिंग प्रोसेस। एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट होगा? डेफिनेट बात है, अगर उसने एक्सेल की ट्रेनिंग अटेंड की है तो उसकी एक्सेल में एक्सपर्टीज जो है वो बिल्डअप हो जाएंगी, इंप्रूव हो जाएगी स्किल। सुपरविजन उसकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब बार बार उसको मैनेजर के रूम में नहीं जाना पड़ेगा, बार बार मैनेजर उसके सर पे नहीं खड़ा होगा कि यार कहीं ये गलती ना कर दे, जो डाई ये तैयार कर रहा है कहीं ये गलती ना कर दे, क्योंकि इसको तो पता ही नहीं है। लेकिन अगर आपने ट्रेनिंग करवाई होगी तो एम्प्लॉय को पता होगा कि यार ये काम किस तरीके से करना है। तो अब मैनेजर को हर वक्त उसके सर पे खड़ा रहना नहीं पड़ेगा। तीसरी बात, एम्प्लॉय इज प्रोफिशिएंट इन हिज वर्क, जिसकी वजह से उसका मोरल बुलंद है, उसका मोरल हाई है। अब वो कॉन्फिडेंस के साथ जो है अपना काम कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ जो है अपनी बात जो है वो कन्वे कर सकते हैं। जब ऐसी बात है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की, जब मोटिवेशन हाई हो जाती है तो पॉजिटिव ऑटोमेटिकली जो है परफॉर्मेंस जो है ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। करियर ग्रोथ के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। जब आपने IFRS पर ट्रेनिंग हासिल की, आपको पता लगा कि IFRS 16 अब क्या कहता है, IFRS 15 अब क्या कहता है, IFRIC 1 अब क्या कहता है। अब आपके पास नॉलेज बैंक जो है, अब आपकी इंफॉर्मेशन टू सम एक्सटेंट तो इंक्रीज हुई है। अब आप किसी भी जगह पे इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो डेफिनेट बात है, अगर वो इन स्टैंडर्ड से मुतल्लिक आपसे क्वेश्चन करता है, यू विल बी रेडिली अवेलेबल कि आप उसको आंसर कर सके। अगर आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं करते, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो जब प्रमोशन की बात आएगी तो मैनेजर हमेशा आपको ही प्रेफर करेगा, क्योंकि आपके पास अपडेटेड नॉलेज है उस एम्प्लॉय की निस्बत जो जिसने अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की है और उसको ट्रेनिंग प्रोसेस से नहीं गुजरवाया गया। ट्रेनिंग करवाने के बाद जब आपका करियर ग्रोथ के चांसेस बढ़ते हैं तो डेफिनेट बात है आपका नॉलेज इंक्रीज होता है, आपकी परफॉर्मेंस बेटर होती है। जब आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो इसका मतलब यह है कि आपके फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो है इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब ऐसी बात है तो आपका मोटिवेशन लेवल जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देते हैं। तो ये वो बेनिफिट्स हैं जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन जो है ट्रेनिंग करवाने के बाद जो है हासिल कर सकते। ठीक हो गया जी। आई होप कि आप लोगों को ये स्लाइड भी जो है समझ आ गई होगी। आई कैप कैसे जो है वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है। आई कैप आपको एक केस स्टडी दे सकता है और आपसे ये कह सकता है कि बीइंग एचआर मैनेजर आप मुझे बताइए कि क्या ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। अगर करवानी चाहिए तो इसके एम्प्लॉयर को क्या बेनिफिट हो सकते हैं और एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट हो सकते हैं। आई कैप आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। अच्छा, इसके नुकसानात क्या हैं? ट्रेनिंग, अगर पिक्चर के दो रुख होते हैं, तस्वीर के दो रुख होते हैं, तो अगर इसका फायदा है तो इट मींस के देयर मे बी डिसएडवांटेजेस ऑफ सेम फिनोमिनन। अगर ट्रेनिंग अपने आप में इंफॉर्मेशन लोगों की अपडेट नहीं करती है, आप खुद सोच सकते हैं क्या नुकसान होगा। लोगों का मोरल डाउन होना शुरू हो जाएगा, परफॉर्मेंस जो है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी। लोग ये सोचना शुरू हो जाएंगे कि कंपनी जो है हमारे बारे में फिक्र नहीं करती है, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस भी डाउन होना शुरू हो जाएगी और ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएंगी। कैसे? आपकी लॉसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी, एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो एम्बिग्युइटीज की शक्ल में बहुत सारे इश्यूज जो हैं आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। ये बात करने का मकसद क्या था? आपको पता होना चाहिए कि अगर हम लोग बेनिफिट्स की डिस्कस कर रहे हैं तो उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसके बारे में भी हमें सोचना है, क्योंकि आईकेप एग्जामिनर की ये प्रैक्टिस रही है कि वो ज्यादातर नेगेटिव चीजों को जो है उसके बारे में क्वेश्चन रेज करता है। तो आपने इनको उलट भी सोचना है। आगे देखते हैं जी, आगे क्या है। ठीक है जी, हमें पता लग गया जी ट्रेनिंग के फायदे हैं। अब आप स्लाइड नंबर 2 को याद करिए कि ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस और उस प्रोसेस का एक स्पेसिफिक टारगेट है। वो टारगेट्स क्या हैं वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। ऐसी ट्रेनिंग जिसमें हमने जो सीखने वाले हैं उनको टेक्निकली अपडेट करना है,
फॉर एग्जाम्पल नई टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट की है हम लोगों ने अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो हम लोगों ने मैनेजर्स को बुलाया है और उनको सिखाना है कि जो नया सिस्टम हम लोगों ने लगाया है उसको किस तरीके से ऑपरेट करना है। दिस विल बी टर्म्ड एज द टेक्निकल ट्रेनिंग। IFRS में अपग्रेडेशन हुई है, हम लोगों ने मैनेजर्स को बुलाया है, ICAP ने मैनेजर जो मेंबर्स हैं उनको बुलाया है, और उन्हें बुलाया इसलिए ताकि उन्हें पता लग सके कि नई अपडेशन क्या आई है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, प्रैक्टिकली उसको किस तरीके से हम लोगों ने अप्लाई करना है। ये ट्रेनिंग जो टेक्निकल साइड्स, टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ इशू से रिलेवेंट हो, वो ट्रेनिंग जो है that will be termed as the technical training. Number 2, अगर ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई जाती है और उसका मकसद कुछ इस तरह से है कि लोगों को पता लगे कि क्वालिटी क्या चीज है, क्वालिटी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्वालिटी को किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है, क्वालिटी के इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, अगर कोई इश्यू हमारे सामने आ जाए तो उसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है। इन शॉर्ट, अगर आपका पॉइंट टू बी कंसिडर्ड क्वालिटी है तो इस तरह की ट्रेनिंग जो है वो क्वालिटी ट्रेनिंग कहलाती है। नंबर 3, अगर आपने अपनी ट्रेनिंग में लोगों को ये सिखाना है कि आप अपनी हेल्थ को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं और अपनी सेफ्टी को किस तरीके से इंश्योर कर सकते हैं, तो ये ट्रेनिंग जो है हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग्स कहलाएगी। ऑयल फील्ड्स में अक्सर ये ट्रेनिंग करवाई जाती है कि चूंकि ऑयल फील्ड्स में यानी जस्ट लाइक OGDCL है, पाकिस्तान पेट्रोलियम है, श्लम्बर्जर है, सऊदी अरामको हैं, इन ऑर्गेनाइजेशन में ये रिस्क होता है कि लोग काम करते हैं चूंकि ऑयल रिग्स पर, तो वहां पे रिस्क होता है कि आग लग सकती है। तो ऐसी सूरत हाल को किस तरीके से कैटर करना है इमरजेंसी की सूरत में, ये सारा कुछ सिखाना और अपनी सेफ्टी को किस तरीके से इंश्योर करना है, ये जिन ट्रेनिंग्स में सिखाया जाता है उन ट्रेनिंग को हम लोग HSE ट्रेनिंग का नाम देते हैं। स्किल्स ट्रेनिंग, याद रखिए इंसान के अंदर दो तरह की स्किल्स जो है होती हैं। नंबर 1 हार्ड स्किल्स है और नंबर 2 सॉफ्ट स्किल्स है। हार्ड स्किल्स जो आपकी टेक्निकल फील्ड से मुतल्लिक है, टेक्निकल ट्रेनिंग्स के जरिए आपकी हार्ड स्किल्स को इंप्रूव किया जाता है, और दूसरी होती है सॉफ्ट स्किल्स जो कि आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट से मुतल्लिक होती है, जो कि आपकी पर्सनैलिटी से मुतल्लिक होती हैं। अगर ट्रेनिंग करवाने का पर्पस ये है कि आपकी सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव कर दें तो ऐसी ट्रेनिंग को हम लोग स्किल्स ट्रेनिंग का नाम देंगे। वो उसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है, जैसे अक्सर ट्रेनिंग करवाई जाती है कि कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है, प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स जो है वो इंप्रूव करनी है, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स इंप्रूव करनी है। तो ये इंसान की ज़ातियात से मुतल्लिक है, उनकी पर्सनैलिटी से मुतल्लिक है। तो ऐसी ट्रेनिंग्स को जो है हम लोग स्किल्स ट्रेनिंग्स का नाम देते हैं। इनका फायदा क्या हो सकता है? यार नजर तो ये आ रहा है कि ये तो ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट कर रही है लोगों को ट्रेन करने में, जाहिरी तौर पे तो इसका कोई बेनिफिट नजर नहीं आता। जैसे हमें टेक्निकल ट्रेनिंग में नजर आता है कि हम टेक्निकली लोगों को ट्रेन करेंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती नजर आ रही है, क्वालिटी से मुतल्लिक लोगों को ट्रेन करेंगे तो क्वालिटी इंप्रूव होती नजर आ रही है, HSE से मुतल्लिक लोगों को ट्रेन करेंगे तो हमें थ्रेट्स कम होते हुए नजर आ रहे हैं। स्किल्स ट्रेनिंग में इसमें हमें बज़ाहिर कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। तो वही पुरानी बात कि कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट इज वेरी पैथेटिक। इसमें बेनिफिट ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट में लोगों को कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाएंगे, मार्केटिंग वालों को प्रेजेंटेशन स्किल्स सिखाएंगे, तो क्या होगा, वो ज्यादा बेहतर अंदाज में कम्युनिकेट कर सकेंगे अपने कस्टमर्स को, जिसकी वजह से कस्टमर कंप्लेंट्स जो हैं वो कम हो जाएंगी। इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स अगर आप सिखाते हैं तो प्रोजेक्ट में काम करते हुए लोग जो हैं स्ट्रेस को इन अ बेटर वे हैंडल करने के काबिल हो सकेंगे। टाइम मैनेजमेंट स्किल सिखाते हैं तो लोगों के अंदर ये आदत आएगी, ये स्किल डेवलप होगी कि टाइम को किस तरीके से इफेक्टिवली हम लोगों ने यूटिलाइज करना है। ऑर्गेनाइजेशन को इनडायरेक्टली ये जो है बेनिफिट हासिल होता हुआ नजर आता है। ठीक है जी, तो ये है कि डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग क्या हो सकती हैं। आप इस स्लाइड को इस अंदाज से भी देख सकते हैं। अच्छा जी, हम लोगों ने ये भी देख लिया कि ट्रेनिंग कितनी तरह की होती हैं। अब हमें ये देखना है कि क्या ट्रेनर के पास ऑप्शंस हैं, क्या उसके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि वो डिफरेंट अंदाज में लोगों को सिखा सके। तो आपको स्लाइड पे नजर आ रहा है, बिल्कुल जी उसके पास ऑप्शंस हैं कि वो डिफरेंट तरीकाकार अडॉप्ट करके लोगों को
जो है वो ट्रेन कर सकें। पहला ऑप्शन क्या है जी, फॉर्मल ट्रेनिंग। उसमें दो हमें प्रैक्टिकल सूरतें नजर आती हैं, एक इन हाउस ट्रेनिंग और दूसरी एक्सटर्नल ट्रेनिंग। ये क्या है अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। दूसरा क्या है जी, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। और तीसरा क्या है कि वर्क प्लेस ट्रेनिंग। अब वन बाय वन हम इनको एक्सप्लोर करते हैं। फॉर्मल ट्रेनिंग में पहले हम इन हाउस ट्रेनिंग को देखते हैं कि इन हाउस ट्रेनिंग जैसे कि नाम बता रहा है कि ऐसी ट्रेनिंग जो हम लोग घर के अंदर करते हैं, ऐसी ट्रेनिंग जो हम लोग विद इन बाउंड्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। क्या मुराद है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कुछ लोगों को इकट्ठा करती है और उनको कहती है कि यार एक्सेल में हम लोग ट्रेनिंग करवाने लगे हैं, तो आइए आप लोग ये ट्रेनिंग अटेंड कर लीजिए। ट्रेनर कौन हो सकते हैं, वो फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं और आउटसाइड ट्रेनर भी वहां पर आ सकता है। कोई फर्म है जो कि एक्सेल में ट्रेनिंग करवाती है या फाइनेंशियल इंजीनियरिंग करवाती है या मॉडलिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग करवाती है, ऑर्गेनाइजेशन ने उसको हायर किया कि आप ऐसा करिए कि हमारे डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो उसे क्या कहते हैं, प्लानिंग करते हैं, अकाउंट्स वालों को, सेल्स वालों को, कस्टमर डिपार्टमेंट वालों को, उनमें थोड़े थोड़े लोग इकट्ठे किए और उनका कहा कि आप लोग जो हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग की जो है ट्रेनिंग जो है वो अटेंड कर लिए। इन शॉर्ट क्रक्स क्या है कि फ्रॉम विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही एम्प्लॉयज जो है वो इकट्ठे किए जाएंगे और उनको ट्रेन किया जाएगा। ठीक है जी। नंबर 2, एक्सटर्नल ट्रेनिंग। नाम हमें बता रहा है कि ऐसी ट्रेनिंग जो कि घर से बाहर की जाएगी, आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जाएगी। अच्छा जी, ये क्या हो सकती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी का नाम है कंपनी ए, तो इंडस्ट्री में तो कंपनी ए ही मौजूद नहीं है, बहुत सारी कंपनीज हो सकती हैं। तो कंपनी ए को पता लगा कि कराची में जो है वो सैप से मुतल्लिक जो है वो ट्रेनिंग करवाई जाने लगी है। तो कंपनी बी को भी पता लगा कि सैप की ट्रेनिंग कराची में होने लगी है। कंपनी सी का भी पता लगा, कंपनी डी को भी पता लगा। उन्होंने अब कंपनी ए ने 2 एम्प्लॉयज, कंपनी बी ने 3 एम्प्लॉयज, कंपनी डी ने 1 एम्प्लॉय, इन्होंने वहां पे कराची भिजवा दिया। अब ट्रेनर कौन हो सकता है, फॉर एग्जांपल ट्रेनर जो है वो सैप खुद से भी हो सकता है। कराची में सैप वालों ने ट्रेनिंग जो है वो रखी और कंपनीज को इनवाइट किया कि आप अपने एम्प्लॉयज को भेजिए, हम उनको जो है वो सैप की इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग वो जो है हम लोग करवा देंगे। ठीक है, तो अब ये ट्रेनिंग कहाँ हो रही है, आपके घर से बाहर हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो रही है। ठीक हो गया। अब इसकी प्रैक्टिकल फॉर्म्स क्या हो सकते हैं, कैसे हमें पता लगेगा जी अब ये ट्रेनिंग्स हो रही हैं। लेक्चर्स की सूरत में ट्रेनर जो है वो ट्रेनिंग करवा सकते हैं, ग्रुप डिस्कशंस हो सकती हैं, रोल प्लेस हो सकते हैं, ट्रेनिंग फिल्म्स चलाई जा सकती हैं, फिल्म के जरिए बताया जा सकता है कि देखिए ये मैनेजमेंट स्किल्स हैं, इस वक्त फला स्किल जो है उसको यूज किया जा रहा है और उसकी वजह से हमें ये फायदा हासिल हो रहा है। केस स्टडीज हो सकती हैं, इसके अलावा बिजनेस गेम्स हो सकती हैं। इन तरीक़ेकार को इस्तेमाल करके ट्रेनिंग करवाई जा सकती है। अब यहाँ पे मैं एक बात करूंगा कि जब भी ट्रेनर ट्रेनिंग करवाता है तो जरूरी नहीं कि वो किसी एक मेथड को ही इस्तेमाल करे, देयर मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मेथड्स। फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग करवा रहा है तो हो सकता है कि पहले वो जो है लेक्चर डिलीवर करे, जस्ट लाइक अगर कोई टेक्निकल इशू अंडर कंसिडरेशन है तो पहले उसने लेक्चर डिलीवर किया होगा कि इस इशू को किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद वो कहते हैं जी अब हम ग्रुप डिस्कशन का सेशन स्टार्ट करते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स बना लेंगे और वो लोग आपस में डिस्कस करेंगे। ग्रुप डिस्कशन में हो सकता है वो किसी एक केस स्टडी को जो है वो डिस्कस कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं किसी एक ही तरीकाकार को ट्रेनर इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मेथड जो हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी जी फॉर्मल ट्रेनिंग कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मली किस तरीके से अपने लोगों को ट्रेन करती है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। नाम बता रहा है कि ऐसी ट्रेनिंग जिसमें कंप्यूटर इन्वॉल्व है, और मजे की बात है कंप्यूटर नॉर्मली एक ही इंसान इस्तेमाल करता है। तो ऐसी ट्रेनिंग में साबित ये हुआ कि एक ही बंदा इन्वॉल्व होगा और वो सीखेगा कहां से, कंप्यूटर की मदद से। ये क्या बात हुई, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब होता क्या है कि जिस तरह एक ट्रेनिंग बुक होती है, अब ये बुक जो है वो कंप्यूटर पे ओपन हो जाती है, लेकिन ये बुक से कोई एडवांस जो है वो सिचुएशन हो सकती है कि एम्प्लॉय को ये कहा जा सकता है कि छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, आप इन क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करिए, यस में, नो में, टिक में,
टिक मार्क करने की ऑप्शन आ सकती है कि एम्प्लॉय को कहा जाता है कि आप इन चीजों को रिस्पॉन्ड करें, और जब वो गलत रिस्पॉन्ड करता है तो उसका आंसर नीचे बताया जाता है कि आपका आंसर ये हो सकता था। इनडायरेक्टली आप एम्प्लॉय को ये सिखा रहे थे। ऐसी ट्रेनिंग्स जो हैं नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कंडक्ट की जाती हैं। नंबर 2, आप कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस तरह की कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग करवाई जाती हैं। आप टीम वर्क को इंप्रूव करना चाहते हैं तो टीम में काम करने के फायदे क्या हो सकते हैं और उनसे रेलिवेंट इश्यूज क्या हो सकते हैं और इनको किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है, वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ सकते हैं और आपको कहा जा सकता है कि आप इनको रिजॉल्व करिए इन इश्यूज को। तो इनडायरेक्टली आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है आपको सिखा रही होती है। अब ऑर्गेनाइजेशन के पास समटाइम टाइम नहीं होता कि इन छोटे छोटे इश्यूज को सिखाया जाए, तो तब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये ट्रेनिंग स्टाइल जो है वो चूज कर लेती है। ठीक है, और ऐसी ट्रेनिंग क्योंकि ये आप सीख रहे हैं तो आप सीख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटीज को इस्तेमाल करते हुए, तो इस तरह की ट्रेनिंग को ई लर्निंग फैसिलिटीज के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी ट्रेनिंग क्या है जी? वर्क प्लेस ट्रेनिंग। नाम बता रहे कि ऐसी ट्रेनिंग जो कि एम्प्लॉय को वर्क प्लेस के दौरान सिखाई जाती है, दी जाती है। सुपरवाइजर जो है वो एम्प्लॉय को अपने सबॉर्डिनेट को अपने पास बुला लेता है और सिखाता है कि यार ये काम इस तरीके से करना है, ये काम इस तरीके से नहीं करना, अगर इश्यू आ जाता है तो आप किस तरीके से इफेक्टिवली आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके से ट्रेनिंग करवाई जाए तो ऐसी ट्रेनिंग को हम लोग वर्क प्लेस ट्रेनिंग का नाम देंगे। वर्क प्लेस ट्रेनिंग में एक कॉन्सेप्ट आता है वर्क शेडोइंग। वर्क शेडोइंग जैसे कि नाम बता रहा है कि आप किसी का साया बनते हैं, यानी आप किसी को काम करते हुए देखते हैं तो आप उसको वर्क शेडोइंग करते हैं, आप उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो ये डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, डिफरेंट अंदाज हो सकते हैं लोगों को ट्रेन करने। ठीक है जी, आई होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल जो है वो चीजें क्लियर होंगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ जी, आगे क्या चीज है। ठीक है जी, यहां तक हम लोगों ने ये देख लिया जी ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग गैप कब आइडेंटिफाई होता है, किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको फिल करना क्यों जरूरी है, किस तरह से ट्रेनर जो है उसको फिल कर सकता है, और जब ट्रेनिंग गैप फिल किया जाएगा तो उसके समरात क्या हो सकते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट मिलेंगे और एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट मिलेंगे, और कितनी तरह की जो है ट्रेनिंग, कितनी तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम ट्रेनिंग के जरिए से हासिल करने की कोशिश करते हैं। अभी तक हम लोगों ने ये देखा, यानी अभी तक हम लोगों ने जो चीजें डिस्कस की वो सारी की सारी ट्रेनिंग से रेलिवेंट। आगे देखते हैं, अब हमारा सेक्शन नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन नंबर 2 कुछ इस तरह से है कि क्या सिर्फ आप लोगों ने कंपनी ने सिर्फ यही बताना था कि भाई सैप ये चीज है, सैप के ये फीचर्स हैं, उसे क्या कहते हैं, कस्टमर वाले सेक्शन को इस तरीके से हैंडल करना है, प्रोडक्शन वाले सेक्शन को इस तरीके से हैंडल करना है, और अकाउंट्स मॉड्यूल को आपने इस तरीके से हैंडल करना है। क्या ऑर्गेनाइजेशन ने सिर्फ इतना ही करवाना था, या ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रैक्टिकली काम करने के लिए भी एनफोर्स कर सकती है? तो जवाब आता है बिल्कुल यस। अगर तो पढ़ाना मकसद था वो तो स्कूल का काम है। अब ऑर्गेनाइजेशन का काम तो यह है कि हमसे प्रैक्टिकल बेनिफिट हासिल करने हैं। तो अब ट्रेनिंग करवाने के बाद ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको ये कह देती है कि अब जो तुमने सीखा उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करो और अपने एक्सपीरियंस के जरिए नई नई चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, तो अब लर्निंग का जो ये वाला फेज है इसे हम लोग कहेंगे डेवलपमेंट। ठीक हो गया? अब ये ज्यादा ताल्लुक इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जैसा कि आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा होगा कि एक एम्प्लॉय जो है जो कि फ्रंट डेस्क पे खड़ा है और बिलिंग करने की कोशिश कर रहा है आफ्टर हैविंग अटेंडेड ट्रेनिंग सेशन। ठीक होगा जी? तो मैंने डेवलपमेंट को समझाने की कोशिश की, ये भी लर्निंग का ही प्रोसेस है, लेकिन अब आपने खुद से लर्न करना है। खुद से लर्न करने का क्या मतलब है? अब आपने खुद परफॉर्म करना है प्रैक्टिकली और अपनी गलतियों से सीखना है, नई नई चीजें एक्सप्लोर करनी है और अपने नॉलेज बैंक को, अपने इंफॉर्मेशन बैंक को आपने खुद ही इंक्रीज करना है। तो लर्निंग के इस फेज को हम लोग जो है डेवलपमेंट का नाम देंगे। ट्रेनिंग में हमें किसी ने इंफॉर्मेशन डिलीवर की थी, डेवलप में हम खुद ही अपने इंफॉर्मेशन बैंक को जो है वो इंक्रीज कर रही हैं।
ट्रेनिंग में ट्रेनर ने हमें ये हेल्प आउट किया, और डेवलपमेंट में हम लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से हम अपने इंफॉर्मेशन बैंक को इंक्रीज करते हैं। ठीक है जी, ये डेवलपमेंट था। तो क्या डेवलपमेंट लोगों को डेवलप करने के भी डिफरेंट तरीके हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। ये बेसिकली इनको तरीके नहीं कहना चाहिए, इनको अपॉर्चुनिटीज कहना चाहिए कि लोग ऑर्गेनाइजेशन जो है हमें डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं, डिफरेंट अंदाज की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं कि हम नई नई चीजें सीखें और अपनी स्किल्स को जो है इम्प्रूव करें। अच्छा जी, वो अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती हैं, वो तरीक़ेकार क्या हो सकती हैं, हमें स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। पहला हो सकता है जी जॉब रोटेशन। नाम से ही जाहिर है कि आपने एक बंदे की जॉब को रोटेट कर देना है, यानी आपने एक बंदे की सीट को दूसरी सीट के साथ रोटेट कर देना है। आप सेल्स डिपार्टमेंट से उठा करके आप उसको मार्केटिंग में बेच देते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट में उठा करके आप उसको कस्टमर केयर में बेच देते हैं, और कस्टमर वाले बंदे को उठा करके आप डिस्पैच वाले में बेच देते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि सेल्स वाले को पता लगे कि कस्टमर्स को किस तरीके से हैंडल करना है, मार्केटिंग वाले को पता लगे कि किस तरीके से डिस्पैच को हैंडल करना है, उसको नई से स्किल्स जो है हम लोगों ने सिखाने का मौका देना है। उसके पीछे लॉजिक क्या हो सकती है? एक तो ये कि नई चीजें वो सीखेगा। दूसरी लॉजिक क्या हो सकती है? एक ही काम कर करके वो बंदा थक गया, आप ऑडिट कर करके थक गए, अब आप लोगों को टैक्स डिपार्टमेंट में भेज दिया गया, किसी को ईआरपी में भेज दिया गया, किसी को एडवाइजरी में भेज दिया गया, किसी को रिस्क असेसमेंट वाली जॉब्स में भेज दिया गया। ये क्या था? ताकि आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो है वो नॉलेज भी मिले, और दूसरा आप लोगों को टैक्स से मुतालिक इंफॉर्मेशन जो है वो भी अपडेट हो कि प्रैक्टिकली टैक्स इश्यूज को किस तरीके से रिजॉल्व करना है। फिर आपको भेजा गया ईआरपी में, आप लोगों को पता लगे कि रिस्क एडवाइजरी किस तरीके से करनी है। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद क्या है कि हमें जो है इससे ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट हासिल होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एक एम्प्लॉय को जो है अपॉइंट करती है, उसे क्या कहते हैं, डिप्यूट करती है सेल्स में, और उसकी प्रोडक्टिविटी देखती है। फिर उसको डिप्यूट करती है मार्केटिंग में और उसकी प्रोडक्टिविटी देखती है। फिर उसको डिप्यूट करती है डिस्पैच में, फिर उसको कस्टमर केयर में डिप्यूट करती है, और देखती है कि एम्प्लॉय ने किस डिपार्टमेंट में ज्यादा प्रोडक्टिवली काम किया। तो ऑर्गेनाइजेशन को भी पता लग जाता है कि किस डिपार्टमेंट में जाकर उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करकी और ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा बेनिफिट मिला। तो ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस एनवायरनमेंट में एम्प्लॉय जो है वो अपने आप को सूटेबल फील करता है। इसका एक और बेनिफिट भी होता है कि जब आप सेल वाले को मार्केटिंग में भेजते हैं, मार्केटिंग वाले को डिस्पैच में भेजते हैं, तो उस डिपार्टमेंट की एक एक्सपर्टीज उस बंदे को मिल जाती है और उसका फायदा हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन को ये फायदा होता है कि मार्केटिंग जिस बंदे की सीट पे उसे भेजा गया उसका बैकअप तैयार होना शुरू हो जाता है। तो ये जॉब रोटेशन का एक कॉन्सेप्ट था। इसमें लोगों को अपनी स्किल्स को डेवलप करने का भी मौका मिला, ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट हासिल करने का मौका मिला। अब जॉब रोटेशन जो थी वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? सेकेंडमेंट। सेकेंडमेंट में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने एक ऑफिस से निकाल करके बंदे को दूसरे ऑफिस में भेज देती है। जैसे कि हमारे सीए फर्म्स में नॉर्मली होता है कि लड़कों को पाकिस्तान ऑफिस से निकाल करके यूएई, केएसए, यूरोप या मिडिल ईस्ट में दूसरे कंट्रीज में, जीसीसी कंट्रीज में डिप्यूट कर दिया जाता है। फायदा क्या होता है? लोगों को जो है नई से नई चीजें सीखने का मौका मिलता है। अच्छा जी, अब इसमें नई चीज क्या हो सकती है? आईएफआरएस पाकिस्तान में भी वही है, आईएफआरएस वहां पे भी वही है, तो ऑडिट स्टैंडर्ड जो यहाँ पे हैं वही वाले वहां पे भी होंगे। तो फायदा क्या होगा? देखिए, इन डेप्थ नॉलेज जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। आईएफआरएस में मे बी पाकिस्तान में उसकी एप्लीकेशन कम हो, जस्ट लाइक आईएफआरएस 9 वो पाकिस्तान में इतने ज्यादा प्रैक्टिकली जो है उसकी इन डेप्थ नहीं एप्लीकेशन है। लेकिन अगर आप यूरोप में चले जाएं या आप जीसीसी कंट्रीज में चले जाएं तो वहां पे हमें इसकी एप्लीकेशन ज्यादा बेहतर तरीके से मिलती है, तो लड़कों को वो सीखने का मौका मिल जाता है। दूसरी बात, वो जब डाइवर्सिटी में जाते हैं, डिफरेंट कल्चर्स में जाते हैं, तो वहां से भी इनडायरेक्टली, इम्प्लाइडली वो बहुत सारी चीजें हासिल करते हैं। टीम वर्क किस तरीके से बेहतर करना है और कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरीके से बेहतर करनी है, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जो है इनडायरेक्टली वो सीख करके वापस वतन आते हैं
यानी अपने कंट्री वापस, होमलैंड वापस आते हैं और ज्यादा बेहतर अंदाज में विद अ बिगर स्कोप जो है वो चीजों को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसकी ये एट्रीब्यूट ये है कि ये इतनी रेगुलर नहीं होती है। नंबर 2, रेगुलर नहीं होती और ये टेम्परेरीली होती है। लड़कों को 6 माह के लिए भेजा जाता है, साल के लिए भेजा जाता है, 1.5 साल के लिए भेजा जाता है, इसके बाद उन्हें वापस आना ही होता है। तीसरी वे ऑफ डेवलपिंग लोग क्या हो सकते हैं, डिप्यूटाइजिंग हो सकता है। मैनेजर जो है वो छुट्टी पर चला जाता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज जो हैं वो डिप्यूट कर देते हैं अपने सबॉर्डिनेट को कि यार तुमने मेरी सीट पर बैठ करके देखना है कि मेरी सीट के नीचे कितने टक कांटे लगे और मुझे जो इश्यूज हैं तुमने उनको किस तरीके से रिजॉल्व करना है। तो इनडायरेक्टली ये एक तरीका है कि आप मैनेजर यानी बीइंग अ मैनेजर आप अपना बैकअप तैयार कर रहे हैं। नंबर 4, अच्छा ये टेम्परेरी होगा, ये सारा काम जो है वो टेम्परेरी होगा, परमानेंट नहीं हो सकता। चौथा तरीका क्या हो सकता है जी, डेलीगेशन का। मैनेजर जो है या जो सीनियर है वो अपनी अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट कर देता है। वो कहता है कि इस किस्म के जो इश्यूज आएंगे वो अब तुमने ही टैकल करने हैं और तुमने ही उसको रिस्पॉन्ड करना है, मेरे तक नहीं आने देना। बड़ा कोई सीनियर किस्म का कोई मतलब कोई सेंसिटिव किस्म का इशू होगा, देन लेट मी नो और हम लोग उसे रिजॉल्व करेंगे। तो ये एक तरीका है आप लोगों को किस तरीके से डेवलप करते हैं। नंबर 5, मेंटरिंग। मेंटरिंग में ये होता है कि एक मेंटोर जो है वो असाइन कर दिया जाता है बंदे को और वो उसको गाहे बगाहे गाइड करता रहता है, उसको असिस्ट करता रहता है कि तुमने इस तरीके से ये फलां काम को करना है, इस तरीके से नहीं करना, इस तरीके से तुम अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हो। ऐसा हमें कहाँ पे नजर आता है, हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जब आपको सुपरवाइजर दे दिया जाता है, एक तो वो सूरत हाल हो सकती है। दूसरी, हमें रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में ये कॉमन नजर आता है कि जो रिसर्चर्स होते हैं उन्हें एक सुपरवाइजर जो है वो असाइन कर दिया जाता है, जो उनको ओवर द पीरियड विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको गाइड करते रहता है कि तुम अपनी परफॉर्मेंस को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। सही है जी। इस तरीके से ये कुछ तरीकेकार थे जिनके जरिए ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज की जो स्किल्स हैं उनको इंप्रूव कर सकती है। ठीक है जी, आई होप कि आप लोगों को ये चीजें क्लियर होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने 5 तरीके पढ़े जिनको इस्तेमाल करके हम लोग उसे क्या कहते हैं, अपने एम्प्लॉयज की स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं। छठा तरीका क्या हो सकता है, बड़ा कॉमन है, हम लोगों को नजर आ रहा है, जॉब डिजाइन। पहले तो हम ये समझते हैं कि जॉब डिजाइन और जॉब रीडिजाइनिंग क्या होता है। जॉब डिजाइन का मतलब है कि आपका सीनियर जो है आपकी जॉब डिफाइन करते हुए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रखता है, आपकी अथॉरिटीज क्या डिफाइन करता है, आपके रोल्स क्या क्या हो सकते हैं और आपकी डिस्क्रिप्शंस क्या हो सकती हैं आपकी जॉब से मुतालिक। ये थी जॉब डिजाइन। ओवर द पीरियड मुझे पता लगा, बीइंग अ मैनेजर, बीइंग एचआर मैनेजर या लाइन मैनेजर, मुझे पता लगा कि अंडर वर्क एम्प्लॉय है मेरा एक, उसके अंदर पोटेंशियल है कि मैं उसको मजीद काम असाइन कर सकूं। तो मैंने उसकी जॉब लेटर को ओपन किया जिस पे मैंने उसकी रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उसकी अथॉरिटीज मेंशन थी, उनको मैंने गो थ्रू किया और मैंने कहा नहीं यार, टास्क 1, 2, 3, 4 ये भी ऐड किए जा सकते हैं, वो बंदा इतनी कैपेसिटी वाला है कि वो ये काम कर सकता है। यानी अब मैंने उसकी जॉब को रीडिजाइन किया। ठीक है जी, मुझे जॉब रीडिजाइनिंग भी समझ आ गया। अब जॉब रीडिजाइनिंग के नतीजे में मेरी 2 आउटकम सामने आ सकती हैं। एक आउटकम ये हो सकती है कि मैंने उसकी जॉब को एनरिच कर दिया और दूसरी आउटकम क्या हो सकती है, मैंने उसकी जॉब को एनलार्ज कर दिया। अच्छा जी, ये 2 बलाएं क्या चीज है, हम लोग अगली स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं, फिर हम वापस आते हैं। ये देखिए जी, आपको जॉब एनरिचमेंट और जॉब एनलार्जमेंट मैंने ग्राफिकली समझाने की कोशिश की है। आपको लेफ्ट साइड पे एक साहब नजर आ रहे होंगे, उनका टास्क क्या था कि उन्होंने सिर्फ ड्रिलिंग करनी थी और ड्रिलिंग करने के बाद उन्होंने पार्ट्स असेंबल करने थे। पार्ट्स असेंबल करने के बाद फिर उसने टेस्ट फेज में से उनको गुजारना था। मुझे पता लगा कि यार उसके अंदर तो कैपेसिटी इससे ज्यादा है, क्यों ना
मैं ऑर्डरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उसको दे दूं, लेकिन ऑर्डर करने से पहले उसे चाहिए कि यार वो प्लान आउट कर ले सारी चीजों को। तो मैं ऑर्डरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उसको असाइन कर देता हूं और इसके साथ प्लानिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसको असाइन कर देता हूं। फॉर एग्जांपल हमारा जो कंपोनेंट ए है उससे मुतल्लिक ये सारे काम है। टास्क 1 यानी कंपोनेंट ए से मुतल्लिक 2 टास्क है, टास्क 1 टास्क 2। तो अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की डेप्थ में इजाफा हो गया। मैं दोबारा अल्फाज बताता हूं कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की डेप्थ में इजाफा हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी लेकिन उनकी उसकी डेप्थ में इजाफा हो गया। पहले वो सिर्फ ड्रिलिंग का काम करता था और असेंबल पार्ट्स असेंबल करता था और टेस्टिंग के फेज से उनको गुजारता था। अब उसने जब पार्ट्स को असेंबल करना है तो उसका पार्ट्स का ऑर्डर भी वो खुद ही करेगा और ऑर्डर करने से प्लानिंग का प्रोसेस भी वो खुद ही करेगा। लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज कर गया। दूसरी साइड पे क्या हो सकता है, एक बंदा है वो सिर्फ एक ही काम करता है, ड्रिलिंग करता है। मुझे लगा कि यार ये तो सारा दिन वेला बैठा रहता है, क्यों ना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी जाए, और ये तंग भी आ जाता है एक काम कर करके, बोर हो चुका हुआ है। तो ऐसा करते हैं कि असेंबलिंग की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर लगा देते हैं। अब ये देखिए दोनों सेम लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्रिलिंग करना है और उसको असेंबल कर देना है। तीसरा, ओवर द पीरियड हमने कहा कि यार तुमने अब उसको टेस्टिंग फेज से भी गुजारना है। डेप्थ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में इजाफा नहीं हुआ, नंबर ऑफ टास्क में इजाफा हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल वही है, उससे जो अकाउंटेबिलिटी का लेवल वही है, लेकिन नंबर ऑफ टास्क इंक्रीज कर गए हैं। अब उसकी कॉम्पिटेंसी लेवल वही है, उसकी जो रिक्वायर्ड नॉलेज है, डेप्थ ऑफ नॉलेज नहीं चाहिए, लेकिन उसका जो नॉलेज लेवल है वो सेम लेवल चाहिए, उसमें इंक्रीज हमें डिमांड नहीं की है, रिक्वायर्ड भी नहीं है। तो ऐसी अगर सिचुएशन हो तो हम उसको कहते हैं जॉब एनलार्जमेंट, यानी नंबर ऑफ टास्क इंक्रीज किए गए हैं लेकिन डेप्थ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज नहीं की गई। दूसरी जगह पे हमें क्या नजर आता है कि टास्क तो इंक्रीज किया गया है लेकिन साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो गहराई है वो भी इजाफा कर दिया गया। तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी देन इट विल बी टर्म्ड एज द जॉब एनरिचमेंट। अब हम दोबारा वापस जाते हैं, अब हम इसको पढ़ते हैं कि जब हम लोगों ने जॉब रीडिजाइन किया तो हमें पता लगा कि या तो जॉब एनरिच की जा सकती है या जॉब एनलार्ज की जा सकती है। चले जी जॉब एनरिच को देखते हैं। वर्टिकल एक्सपेंशन है, आपने देखा अभी स्लाइड से देखा कि वर्टिकल एक्सपेंशन है। नंबर 2, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बढ़ गई हैं, उनकी डेप्थ इंक्रीज कर गई है, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी हैं तो आपने प्लानिंग भी खुद ही करनी है, अब आपने उसको ऑर्डरिंग भी खुद ही करनी है। इसका मतलब यह है कि अब आपकी अथॉरिटीज भी बढ़ गई। तीसरे पॉइंट में आपको ये नजर आ रहा है। चौथे पॉइंट में प्लानिंग करने के लिए आपको नॉलेज चाहिए, तो अगर आपका वो नॉलेज होगा तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो असाइन की जाएंगी। तो जॉब एनरिच करने के लिए जो हमें जरूरत है वो आपके हायर लेवल ऑफ नॉलेज की है। अगर आपके पास प्लानिंग स्किल्स नहीं होंगी तो हम आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से असाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें स्किल्स भी चाहिए। अगर आप प्रोक्योरमेंट में अपने सप्लायर के साथ रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं कर सके क्योंकि आपके अंदर टीम बिल्डिंग स्किल्स जो हैं उनका फुकदान है, तो आप कैसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ऑर्डरिंग वाली उसको असाइन कर सकते हैं। और फाइनल चौथा ये है कि जब आपने किसी की जॉब को लुक्रेटिव बनाना हो, इंटरेस्टिंग बनाना हो, चैलेंजिंग बनाना हो, तो आप जॉब एनरिचमेंट की जो है अपॉर्चुनिटी जो है उसको अवेल कर सकते हैं। और फाइनली अब आपको सुपरवाइजर की जो कॉस्ट है वो बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने जो सुपरवाइजरी रोल थे वो भी उसको ही असाइन कर दिए, तो सुपरवाइजरी कॉस्ट जो है वो आपकी कम हो सकती। तो ये थी जी जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनलार्जमेंट, हॉरिजॉन्टल जो है वो एक्सपेंशन आपको नजर आएगी, नंबर ऑफ टास्क इंक्रीज कर देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली आपकी बड़ी है, तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है तो अथॉरिटी भी बड़ी है, लेकिन जिस रेट से जॉब एनरिचमेंट में आपकी अथॉरिटी बढ़ती है उस रेट से आपकी जॉब एनलार्जमेंट में अथॉरिटी इंक्रीज नहीं होती है। वही मैंने पॉइंट सेकंड लास्ट पॉइंट में भी लिखा है कि नॉट मच एडिशनल अथॉरिटी, और इसका मकसद ये होता है कि आपकी या एम्प्लॉय की जो मोनोटनी है या जो बोर हो चुका है एक काम कर करके, उसको जो है वो किसी तरीके से खत्म किया जा सके ताकि उसका मोटिवेशन लेवल जो है वो इंक्रीज कर सके। तो आई कैप इसमें आपसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि जॉब एनरिचमेंट कब करनी चाहिए, जॉब एनलार्जमेंट जो है वो कब करनी चाहिए।
तो आपके पास ये जो है आपके पास पॉइंट्स जो हैं ये आपको हेल्प आउट कर सकते हैं कि किन सूरत हाल में आपको एनरिचमेंट की तरफ जाना चाहिए बीइंग मैनेजर और किन सूरतों में आपको एनलार्जमेंट की तरफ जाना चाहिए एज ए मैनेजर। ये स्लाइड भी हम लोगों ने देख ली। फाइनली हम लोगों ने ट्रेनिंग को भी देख लिया, डेवलपमेंट को भी देख लिया। अब हम लोग ये देखते हैं कि वो जो सबसे पहले स्लाइड में हम लोगों ने बात की थी कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस, वो प्रोसेस क्या है। क्या ऑर्गेनाइजेशन जो है कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में जो मेन टारगेट है वो हमारा है जी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ इंक्रीज करना। तो वेल्थ तभी इंक्रीज होगी अगर हम चीजों को प्लान करके चलेंगे। बिना प्लानिंग के तो हम हमेशा एम्बिगुअस रहेंगे, हमेशा नुकसान उठाते रहेंगे। तो इसका मतलब है कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट इन दोनों जो इश्यूज हैं इन्हें हमें प्लान करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वाकई कोई जरूरत है भी कि नहीं है ट्रेनिंग नीड्स की, ट्रेनिंग गैप की, क्या देयर इज अ ट्रेनिंग गैप और नॉट। अगर तो है तो फिर हम लोग जो है वो आगे सोचते हैं, अगर नहीं तो बात खत्म। चले जी, हमें पता लगा जी ट्रेनिंग की जरूरत है। अच्छा जी, ट्रेनिंग गैप हमें मिल गया। ट्रेनिंग गैप कहाँ पे है हम लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्या टेक्निकल साइड पे लोग वीक है या क्वालिटी में इश्यूज क्या क्वालिटी में इश्यूज हमारे सामने आ रहे हैं या उनकी सॉफ्ट स्किल्स जो है वहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो हमें पहले ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा कि ट्रेनिंग का फुकदान, जो स्किल्स का जो फुकदान है वो हमें कहाँ पे नजर आता है। तो इसका मतलब ये कि हमें टारगेट जो है वो पहले सेट करना पड़ेगा। गैप हमें मिल गया, गैप मिलने के बाद हमें पता लगेगा जी टारगेट हमें कहाँ पे सेट करने हैं। ठीक है जी, टारगेट सेट हो गया। अब ये सारे पेपर जो है वो दराज में रख दें। दराज में रखेंगे तो इतने सारा खपखपैया करने का क्या फायदा था। इसका मतलब है कि हमें डिजाइन करना पड़ेगा। ट्रेनिंग जो है अब प्रॉपरली डिजाइन करना पड़ेगी। ठीक है जी, अब हमें डिजाइन में क्या था है, हमें ये तय करना पड़ेगा जी ट्रेनर कौन होगा। हमें ये तय करना पड़ेगा जी ट्रेनर किस तरह के स्टाइल्स को जो है वो चूज करेगा। इनफॉर्मल ट्रेनिंग करवाएगा, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी या वर्क प्लेस ट्रेनिंग जो है हम उसको चूज करेंगे। इसके बाद ये भी तय होगा जी ट्रेनिंग। फिर हम लोग ये तय करेंगे जी ट्रेनिंग जब हम लोग कंडक्ट करवाएंगे तो उसमें हम जो मटेरियल देंगे लोगों को वो किस तरह का होगा, वो किस किस्म का मटेरियल होगा। इन सारी चीजों को हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे, डिजाइन करेंगे ट्रेनिंग कहाँ पे करवानी चाहिए। ठीक है जी, फिर उसके बाद ट्रेनिंग डिलीवर की जाएगी। इन हाउस आप लोगों ने ट्रेनिंग करवानी है तो उसका क्या तरीका कर, आप लेक्चर्स कंडक्ट करवाएंगे, आप ग्रुप डिस्कशंस करवाएंगे, आप रोल प्लेस करवा रहे हैं, उसके अलावा आप कंप्यूटर बेस करवा रहे हैं, यानी आप प्रैक्टिकली लोगों की ट्रेनिंग करवा रहे होंगे इस स्टेज पर, स्टेज नंबर 4 पर। और फाइनली सारा ट्रेनिंग हो गई, शाम हो गई, लोग घरों को चले गए, आप भी अपने घरों को चले गए, बात खत्म। अगर बात खत्म है तो आपको क्या पता लगेगा जी आपकी ट्रेनिंग में आप अपने मकासद को हासिल कर सके हैं, कर पाए हैं या नहीं कर पाए। तो ये जानने के लिए हमें फिर जो है रिव्यू करना पड़ेगा। अच्छा जी, रिव्यू क्या करना पड़ेगा, जो आपने टारगेट सेट किए थे स्टेज नंबर 2 पे आप रिव्यू करेंगे, क्या वो हम अपने टारगेट अचीव कर पाए या नहीं कर पाए। ठीक है, टारगेट अचीव करिए, एक ये हमारे पास रिजल्ट आए, अचीव कर पाए या नहीं कर पाए दैट इज वंडरफुल। अचीव नहीं कर पाए फिर आप इवेल्युएट करिए क्यों हम लोग जो है अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सके, कहां पे हमारे एंड से कमी रह गई, इस कमी को किस तरीके से हम लोग जो है वो दूर कर सकें। तो स्टेज नंबर 5 पे ये सारे काम जो है हम लोग परफॉर्म करेंगे। क्यों परफॉर्म करेंगे, ताकि हमारा जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है, जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है वो अपने एंड तक जो है वो पहुंच सके। तो इन नटशेल जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है आपको ये स्लाइड पर नजर आ रहा है। ये जो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं मैक्सिमम पॉइंट हम लोग जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे स्टेज नंबर 1 पे आपको डिफरेंट ग्रीन बुलेट्स में आपको जो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं हम सारे ये 1 बाय 1 पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी, आई होप कि आप लोगों को यहां तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। ट्रेनर जो है उसने अपना स्टाइल तो चूज कर लिया, लेकिन क्या उसने ये नोट किया कि मेरे सामने जो बैठे हुए हैं वो किस अंदाज को पसंद करते हैं। ये क्या बात हुई। देखिए, कुछ
कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो ग्रुप स्टडी करना चाहते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी ग्रुप्स में जाकर के ज्यादा हो जाती है। कुछ लोग जो है वो सेपरेट बैठ करके पढ़ने को पसंद करते हैं। कुछ लोग जो है उसे क्या कहते हैं, जैसे ग्रुप्स में हो गया, अकेले बैठ करके हो गया। कुछ लोग खामोशी से पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ लोग ऊंचा बोल करके उन्हें समझ आती है बात की। तो लोगों के सीखने के अंदाज डिफरेंट हैं। बच्चे भी बड़े होकर के ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो उनके भी अंदाज जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है जी, मुझे समझ आ गई आपकी बात कि लोगों के सीखने के अंदाज जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। अच्छा, डिफरेंट हो सकते हैं तो कितने कौन कौन से अंदाज जो हैं वो हो सकते हैं? तो इसके लिए हनी एंड ममफोर्ड, दो साइकोलॉजिस्ट से वो आगे बढ़ते हैं, वो स्टेप लेते हैं और कहते हैं जी देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स ऑफ द पीपल, और हर बंदे का जो है वो स्टाइल जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है जी, हमें ये भी पता लग गया। फिर वो ये भी कहते हैं कि अगर एक बंदे का स्टाइल 1 है तो उसको चाहिए कि वो दूसरे स्टाइल को भी जो है वो सीखने की कोशिश करे। इससे उसकी लर्निंग कैपेसिटीज जो हैं वो बढ़ जाएंगी और उसको चीजें जो है वो ज्यादा बेहतर अंदाज में समझ आ जाएगी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हनी एंड ममफोर्ड ने वो कौन से 4 डिफरेंट स्टाइल्स हैं जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे। पहला तो सवाल ये है कि हनी एंड ममफोर्ड ने वो ये चारों स्टाइल किस तरीके से जो है वो मालूम किए। तो उन्होंने क्वेश्चनर्स जो हैं वो डेवलप किए और तकरीबन 200 लोगों में वो क्वेश्चनर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए और उनसे इनपुट ली कि आप किस अंदाज को जो है वो प्रेफर करते हैं। उन्होंने क्वेश्चन के जब आंसर किए तो उससे इन्फ्रेंस ये ली गई कि ये 4 डिफरेंट स्टाइल जो कि अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, ये हमारे सामने आ सकते हैं लोगों के सीखने के पर्सपेक्टिव। अच्छा जी, ये स्टाइल्स ऑफ लर्निंग कौन से हो सकते हैं? मैंने इनको निमोनिक असाइन किया है और वो निमोनिक है ट्रैप, यानी थियरिस्ट, रिफ्लेक्टर, एक्टिविस्ट और प्रैग्मेटिस्ट। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। थियरिस्ट कौन होते हैं? नाम ही बता रहे हैं कि ऐसे लोग जो कि थियरीज पे बिलीव करते हैं। ऐसे लोग जो हैं थियरीज पे बिलीव, थियरीज पे ज्यादा फोकस करते हैं, कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करते हैं, अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स पे फोकस करते हैं, डिफरेंट मॉडल्स पे जो है उनको पहले सीखने की कोशिश करते हैं। मॉडल्स स्टैटिस्टिकल मॉडल्स भी हो सकते हैं, टेक्निकल मॉडल्स भी हो सकते हैं। पहले उनको सीखते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल फील्ड सीखते हैं, प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं। उन मॉडल्स को जो उन्होंने थियरीज में सीखे उनको प्रैक्टिकल फील्ड में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग एनालिटिकल इन नेचर होते हैं क्योंकि एनालिटिकली वो चीजों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। और परफेक्शनिस्ट भी होते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि जो किताबों में लिखा हुआ है दैट इज परफेक्ट, अगर वो परफेक्ट है तो सेम टू सेम जो है हमें फील्ड में भी ये सारी चीजें काम होते हुए नजर आने चाहिए। दुनिया में बहुत सारे साइंटिस्ट आए हैं, जस्ट लाइक न्यूटन हो गया। इस तरह के लोग जो है वो थियरिस्ट नेचर के होते हैं। आगे रिफ्लेक्टर, नाम बता रहा है कि ये लोग रिफ्लेक्ट करने वाले होते हैं, रिफ्लेक्टिंग नेचर के होते हैं। अच्छा, ये क्या करते हैं? ये लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल फील्ड में डायरेक्टली जंप इन नहीं करते। ये लोग दूसरों को पहले सुनते हैं, ये लोग दूसरों को काम करते हुए देखते हैं और फिर उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। यानी ये पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, एक्सप्लेनेशंस कलेक्ट करते हैं और फिर उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। मेरी अल्फाज बताने कि ये लोग कॉपी करने को प्रेफर करते हैं, यानी ये जो फॉलो करने को प्रेफर करते हैं। फॉलोअर कभी भी लीडर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो रिफ्लेक्टर है ना, वो लीडरशिप रोल में बिल्कुल भी अच्छे अंदाज में परफॉर्म नहीं करेगा। ये कभी भी अच्छा लीडर नहीं हो सकता। लर्निंग स्टाइल के प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या हो सकती हैं? ट्रेनर जब ट्रेनिंग करवाएगा तो उसका मतलब मकसद ये है कि मैंने लोगों को सिखाना है, मैंने लोगों को स्किल्स को डेवलप करना है। तो जब वो रोल मॉडल का जो तरीकाकार है उसको चूज करता है लोगों को सिखाने के लिए, अब उसको देखना पड़ेगा कि मेरे सामने कौन है। अगर तो वो उसके सामने रिफ्लेक्टर है तो कभी भी उसको चाहिए कि रिफ्लेक्टर को रोल मॉडल में ना लेकर के, अगर वो रोल मॉडल में लेकर के आएगा तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। जब डिप्रेशन में जाएगा, स्ट्रेस में जाएगा, तो वो कभी भी अच्छे अंदाज में सीख नहीं सकेगा। तो ट्रेनर को जो है इन सारी चीजों को जो है सामने रखना पड़ेगा। ठीक होगा जी, ये इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है। एक्टिविस्ट, नाम बता रहा है कि बड़ी ही एक्टिव नेचर का होता है, डायरेक्टली जंप इन करता है प्रैक्टिकल फील्ड में, गलतियां कर करके सीखते हैं, एंथुजियास्टिक होता है इन नेचर में। हमेशा जब ये चूंकि डायरेक्टली जंप इन करता है, इसका मतलब है ये
वो बंदा होता है जो कि लोगों को लीड करना जो है वो प्रेफर करता है। लीड उस वक्त किया जाता है जब लोगों को जब किसी के अंदर लीड, देखिए लीड हमेशा लोगों को किया जाता है। इन अदर वर्ड्स इसका मतलब यह है कि देयर इज अ टीम जिसको लीड करना है, तो ऐसा बंदा जो है वो टीम वर्क जो है हमेशा प्रेफर करता है। अब डायरेक्टली जंप इन करने के लिए उसके पास ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि रॉ हैंडेडली वो जंप कर देगा, उसको हमेशा दिल करता है कि मैं लीड करूं, लेकिन लीड करने के लिए उसके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके पास नॉलेज होना चाहिए। तो वो क्या करता है, लोगों को सुनने को प्रेफर करता है, लेक्चर सुनने को प्रेफर करता है, एक्सप्लेनेशन लेने को प्रेफर करता है, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करता है, ज्यादा से ज्यादा चीजें लिखता है और फिर उनको उनके बारे में पॉन्डर ओवर करता है कि मैं किस तरीके से ज्यादा अच्छा लीडर बन सकता हूं। तो ये था जी एक्टिविस्ट। ट्रेनर को इस सारी एट्रीब्यूट्स को भी अपने जहन में रखना होगा और जो अपनी ऑडियंस है उनके बारे में सोचना होगा कि इनमें कौन रिफ्लेक्टर है, कौन थियरिस्ट है और कौन एक्टिविस्ट है। प्रेगमेटिस्ट, प्रेगमेटिस्ट प्रैक्टिकल चीजें परफॉर्म करने के बाद उनको थ्योरी के साथ रिलेट करने की कोशिश करता है, और जब उसको पता लगता है कि यार थ्योरी इसके साथ रिलेट नहीं कर पा रही तो वो उस थ्योरी को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर देता है, यानी ये फॉलो करने को प्रेफर करता है। अब फॉलो थ्योरी को प्रेफर करने की कोशिश करता है, और जब ये काम कर लेता है तो फिर ये लोगों से फीडबैक लेने के लिए जो है वो बेताब रहता है। तो ऐसा बंदा भी जो है वो लीडरशिप रोल में कभी भी नहीं आ सकता। तो ये थे जी 4 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लर्निंग जो कि हमें हनी और मम्फर्ड ने बताए, और उन्होंने ये कहा कि ट्रेनर को जो है ये चारों स्टाइल जो है अपने जहन में रखनी चाहिए जब वो लोगों को ट्रेनिंग जो है वो डिलीवर कर रहा हो, ताकि वो लोगों को इफेक्टिव तरीके से चीजें सिखा सके। आगे बढ़ते हैं। काफी देर से हम लोग लर्निंग का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, एक आध दफा मैंने एजुकेशन का लफ्ज भी इस्तेमाल किया। ट्रेनिंग के बारे में तो खैर हम लोग काफी हद तक पढ़ चुके हैं, डेवलपमेंट को भी हम लोगों ने ये देख लिया। तो ये बुनियादी तौर पे एजुकेशन है क्या चीज, एजुकेशन क्या चीज है? अब हम इस चीज को देख लेते हैं कि जब भी आप लोग बेसिक स्किल्स को हासिल करते हैं या बेसिक स्किल्स आप जो हैं वो सीखते हैं और उन स्किल्स का डायरेक्टली ताल्लुक जो है आपकी प्रैक्टिकल फील्ड से है, तो ऐसी लर्निंग को, ऐसे सीखने के प्रोसेस को हम लोग ट्रेनिंग का नाम देते हैं। और अगर ऐसी लर्निंग का जो मकसद है वो आपका डायरेक्टली ताल्लुक जो है आपकी प्रैक्टिकल फील्ड के साथ नहीं है, देन दिस विल बी टर्म्ड एज द एजुकेशन। आप स्लाइड पे भी ये देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने स्कूल लाइफ में इस्लामिक स्टडीज पढ़ा होगा। हम लोगों ने तो वैसे ही इस्लाम को कमर के पीछे डाल दिया, आप लोगों ने काफी पढ़ा होगा, लेकिन डायरेक्टली उसका ताल्लुक जो है आपको अपनी फील्ड के साथ नजर नहीं आता, इसलिए हम उसको एजुकेशन कह सकते हैं। पाक स्टडीज हम उसको एजुकेशन कह सकते हैं, सिविक्स हम उसको एजुकेशन कह सकते हैं। लेकिन अगर आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ रहे हैं, डायरेक्टली ताल्लुक आपके प्रैक्टिकल फील्ड से है, दिस इज अ ट्रेनिंग। फिर इसके अलावा ऑडिटिंग पढ़ रहे हैं, दिस विल बी टर्म्ड एज अ ट्रेनिंग। ठीक हो गया। और जब आप ऑडिट फर्म में जाकर के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करके देंगे लोगों को, कंपनीज एक्ट से मुतालिक डिफरेंट इम्प्लीकेशंस बताएंगे मैनेजमेंट ऑफ द क्लाइंट को और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करेंगे, दिस विल बी टर्म्ड एज द डेवलपमेंट। अब रह गया लर्निंग। लर्निंग क्या चीज है? आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग के अंदर डाली जा रही हैं, काफी सारी चीजें चलेगी, कुछ ट्रेनिंग थी, कुछ एजुकेशन से मुतालिक थी। अब आप उनको अपने दिमाग में लेकर के जाते हैं, आपके दिमाग में ऑलरेडी काफी सारे स्टैंडर्ड्स मौजूद होते हैं। आप उन स्टैंडर्ड्स पे रख करके उनको परखने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, कौन सी चीज मेरे दिमाग को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, कौन सी रिजेक्ट कर लेनी चाहिए। मेरा दिमाग कह रहा है कि ये बिल्कुल गलत है, ये कॉन्सेप्चुअली इस तरह नहीं हो सकता। ये जो सारा प्रोसेस है कि आप इंटरप्रेट कर रहे हैं, आप असेस कर रहे हैं, आप एनालिसिस कर रहे हैं, आप चीजों को ऊपर नीचे कर रहे हैं, सॉर्ट आउट कर रहे हैं, जोड़ तोड़ कर रहे हैं, ये सारे का सारा प्रोसेस जो है इसलिए कहलाता है लर्निंग। ठीक हो क्या जी? तो इस स्लाइड में हम लोगों ने लर्निंग को सीखने की कोशिश की, एजुकेशन को सीखने की कोशिश की,
ट्रेनिंग को जो है रिवाइज किया और डेवलपमेंट को हम लोगों ने रिवाइज किया। आगे बढ़ते हैं। लर्निंग कर्व, वक्त के साथ साथ जब अपनी एफर्ट्स जो है आप पुट करते हैं, जब प्रैक्टिकली जा करके आप अपनी स्किल्स को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो गलतियों से इंसान सीखता है, एक्सपीरियंस से इंसान अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करता है। तो जब अगर इसको इस सारे फिनोमिना को हम लोग ग्राफिकली प्रेजेंट करने की कोशिश करें, तो हमारे पास जो पिक्चर आएगी वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, आपकी जो लर्निंग है उसका जो लेवल है वो इंक्रीज करता जा रहा है, वो आगे बढ़ता जा रहा है। एक लेवल आता है कि आपकी लर्निंग जो है वो बिल्कुल रुक जाती है। एक टास्क को आपने पहले दिन परफॉर्म किया तो आपने कोई चीज सीखी, दूसरे दिन परफॉर्म किया तो आपने नई चीज सीखी, तीसरे दिन परफॉर्म किया तो आपने नई चीज सीखी, चौथे दिन परफॉर्म किया तो आपने कुछ और सीखा, पांचवें दिन फिर वो आप कोई नई चीज सीख नहीं सकेंगे, बल्कि उसी टास्क को जो है इफेक्टिवली और ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कोई नई चीज सीख नहीं सकते। ऐसा जब स्टेज आएगी तो डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा। ठीक होगा जी। और यही इस स्लाइड में भी मेंशन किया गया है। कुछ चीजें जो है वो आपको चैप्टर में नजर नहीं आएंगी, वो मैंने इसमें इनकॉर्पोरेट की है। अब लर्निंग किस किस तरीके से की जा सकती है? एजुकेशन से हो सकती है, ट्रेनिंग से हो सकती है, और डेवलपमेंट इसका जरिया है कि आप कोई चीजें सीख सकें। क्या हर बंदे का लर्निंग कर्व जो है वो इसी तरह स्मूथ लाइन हमें नजर आएगी? देख लेते हैं। पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है कि एक बंदे का लर्निंग कर्व जो है लेफ्ट साइड पे आपको बिल्कुल स्मूथ नजर आ रहा है, और राइट साइड पे उसके बिल्कुल अपोजिट आपको नजर आ रहा है कि बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा सा लर्निंग कर्व हमें नजर आ रहा है। ऐसी क्या वजूहात होती हैं जिनकी वजह से ऐसे कर्व जो है हमारे सामने आते हैं? तो वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, लेफ्ट साइड पे भी, राइट साइड पे भी मैंने उनको मेंशन करने की कोशिश की है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे लर्निंग कर्व जो है आपका डिपेंड करते हैं। आपकी लर्निंग एबिलिटीज जो है, आपकी जो लर्निंग का जो रेट है, ग्रोथ रेट है, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जिस इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, आप उससे ज्यादा सेटिस्फाइड अगर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप उसको ज्यादा बेहतर अंदाज में नहीं सीख रहे। कुछ लोग जो हैं वो सीए नहीं करना चाहते, पेरेंट्स ने फोर्स किया। कुछ लोग इंजीनियर नहीं बनना चाहते, वालिदैन ने फोर्स किया। डॉक्टर नहीं बनना चाहते, फैमिली ने फोर्स किया। तो उनका लर्निंग कर्व कभी भी स्मूथली ऊपर नहीं जाएगा, वो चीज सीखना ही नहीं चाहते हैं। तो लेकिन अगर एक लड़का जो है वो एम्बिशियस है सीए करने के लिए, तो डेफिनेट बात है कि बड़ी देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर। तो नेचर ऑफ वर्क, आप चाहते ही नहीं है सीखना, काम ही इस तरह का है कि आप उसको पसंद नहीं करते। लर्नर, आपकी एबिलिटी नहीं है, आपके अंदर वो काबिलियत ही नहीं है कि वो आप नई चीजों को सीख सके। ऐसा क्यों है? देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स। ट्रेनर अच्छा नहीं मिला, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपनी बात को अच्छे अंदाज में आप तक पहुंचा सके। अगर ऐसी बात होगी तो आप जितने अच्छे लर्नर होंगे, तब भी आप जो है वो चीज को आसानी से ग्रैब नहीं कर सकेंगे। एनवायरमेंट, ट्रेनिंग रूम बड़ा अनकंफर्टेबल है, बड़ा क्राउडेड है, लाइट बड़ी बहुत तेज है, आंखों में पड़ रही है, और बार बार जो है वो सर में दर्द होता है, आंखों में दर्द होता है, जिसकी वजह से, या जो प्रोजेक्टर चल रहा है उसकी लाइट इतनी मध्यम है कि आप फोकस नहीं कर पा रहे, या ट्रेनर जो बोल रहा है उसकी आवाज में बार बार डिस्टॉर्शन आ रही है, तो ये भी एक बैरियर हो सकता है। ठीक है जी, ये बैरियर हो सकते हैं जो कि आपको चीजें सीखने में जो है वो एक बैरियर का रोल प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा और बैरियर भी हम लोग जो है मेंशन कर सकते हैं। काम का इतना प्रेशर है कि हमें टाइम ही नहीं मिलता, मेरा दिल ही नहीं करता नई चीजें सीखने को, मोरल ही इतना डाउन है, मेरी दिलचस्पी नहीं है। बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं कि दिलचस्पी नहीं है, मैं सीखना चाहता हूं लेकिन मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं करती है, सेट कल्चर है, वो ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज ही नहीं देता। वो सिर्फ जो है सीएफओ को जो है वो खुश करने के लिए कराची, इंग्लैंड, थाईलैंड वगैरह वगैरह वहां पर बेचता रहता है। मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं करती है सीखने के लिए। जहां से मेरी स्कूलिंग हुई वो बड़ी बैड थी, स्कूल पुअर था, या मैंने तवज्जो से नहीं पढ़ा, जिसकी वजह से अब मुझे नए नए कॉन्सेप्ट सीखने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि मेरी आदत ही नहीं बनी थी कि मैं नई नई चीजें सीखूं। फैमिली कमिटमेंट्स इतनी ज्यादा है, बीवी है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, मैं टाइम ही नहीं निकाल पाता कि मैं जो है वो कोई नई चीज सीख सकूं, मैं कोई नई सर्टिफिकेशन हासिल कर सकूं, मैं सीआईए कर सकूं, मैं सीपीए कर सकूं, क्योंकि मैं टाइम ही नहीं निकाल पा रहा।
कि मैं जो है वो क्यों नहीं निकाल पा रहा, वर्कलोड नहीं है, फैमिली कमिटमेंट्स इतनी ज्यादा है, ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ जो है, ऑर्गेनाइजेशन ही सपोर्ट नहीं करती है। अच्छा, मैनेजमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, दैट इज वन थिंग एल्स। मैनेजमेंट जो है वो सॉरी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट नहीं कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन खुद से एक बैरियर बनी खड़ी है मेरी लर्निंग में। अच्छा, ये सारे जो है वो बैरियर्स हो सकते हैं जो कि मुझे सीखने में जो है वो रोक सकते हैं। देखते हैं जी लास्ट पॉइंट हमें क्या कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इन इटसेल्फ जो है वो एक बैरियर कब हमें नजर आता है। वो ये है जी, मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपरली अटेंशन पे नहीं करती है, वो तवज्जो नहीं देती है कि यार मेरे लिए सेठ कल्चर है, बस ठीक है यार, काम चल रहा है ना, प्रॉफिट आ रहा है ना, बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, काम चल रहा है, चलने दो। मैनेजमेंट में ट्रेनिंग तो करवाई, लेकिन वो सिर्फ बराए नाम ट्रेनिंग थी, उसमें मुझे कुछ नया सीखने को नहीं मिला, तो मुझे मेरा जस्ट टाइम ही वेस्ट हुआ। जो पता लगा कि लाहौर में एक बड़ी अच्छी कंपनी है जो सैप से मुतलिक जो है वो ट्रेनिंग करवाती है, मेरी कंपनी ने सैप इंप्लीमेंट तो करवा दिया, लेकिन मुझे बड़ी ज्यादा मुश्किल आ रही है। मैंने मैनेजर से कहा कि सर मुझे काइंडली वहां पे ट्रेनिंग करवा दें, उससे ये होगा कि मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी, मैं ज्यादा बेहतर तरीके से अपने काम को परफॉर्म कर सकूंगा। मैनेजर ने मेरी बात पे कान ही नहीं धरा, तो मैनेजर के भी एंड से ये इशू आ सकता है। मैनेजर ने आगे बात की तो कंपनी ने कहा कि अभी बजट नहीं है, बजट नहीं है, इस वजह से हम लोग जो है ट्रेनिंग जो है वो नहीं करवा सकते। कंपनी के अंदर कोई अप्रेजल सिस्टम नहीं है, अगर अप्रेजल सिस्टम है तो वो इस काबिल नहीं है कि मुझे बता सके कि मेरे अंदर कहाँ पे कमी है और मुझे जगा सके कि अब तुम्हें अपनी स्किल्स जो है वो इम्प्रूव करने की जरूरत है। अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट, जैसे पहले डिस्कस किया गया, पुअर क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल, वो भी पहले डिस्कस हो चुके हैं। इनएक्सपीरियंस ट्रेनर है तो वो हमें जो है वो इफेक्टिवली अच्छे अंदाज से नहीं सिखा सकता कि इश्यूज क्या क्या हैं, इनको किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है। और फाइनली जो है ट्रेनिंग स्टाइल जो है बड़ा ही इनअप्रोप्रिएट है। मुझे ये चाहिए था कि यार मेरे सर पे खड़ा होकर के मुझे बताता कि बेटा ये काम इस तरीके से किया जा सकता है, इस तरीके को इस इशू को इस तरीके से रिजॉल्व करना है, लेकिन कंपनी ने एफिशिएंसी दिखाने की कोशिश की, सीबीटी इंप्लीमेंट कर दिया। कंपनी ने कहा कि सारे एम्प्लॉयज जो है वो कंप्यूटर पे आकर के इन क्वेश्चंस को रिजॉल्व करो। अब मुझे पता ही नहीं है कि सैप का ये मॉड्यूल क्या चीज है, इसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, लिहाजा वो ट्रेनिंग का जो मकसद था वो भी हासिल नहीं हो सका। तो ये वो बैरियर्स थे जो ऑर्गेनाइजेशन ने खुद से क्रिएट कर दिए लोगों की लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है जी, आई होप कि आप ये हम आज का हमारा जो चैप्टर है वो यहीं पे एंड होता है, चैप्टर नंबर 12 ऑन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आई होप कि आप लोगों को ट्रेनिंग के मुतालिक भी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, डेवलपमेंट के मुतालिक भी आपको सारी चीजें जो हैं वो क्लियर होगी, और लर्निंग से मुतालिक भी आपको जो है वो चीजें काफी हद तक क्लियर हो चुकी होंगी। तो आज का हमारा चैप्टर जो है यहीं पे क्लोज होता है। फिर भी अगर आपका किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। अगर आप बाद में पूछना चाहें तो आप अपना क्वेश्चन जो है वो ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, यू विल बी आंसर्ड अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह। इसके अलावा आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा ग्रुप में, ताकि मुझे भी पता लगे कि मुझे कहाँ पे जो है अपने ये स्टाइल जो है या चेंज करने की जरूरत है या इसको मजीद इम्प्रूव करने की जरूरत है। आपका फीडबैक जो है वो मेरे लिए फायदेमंद है, लेकिन याद रखिए कि फीडबैक शुड बी पॉजिटिव। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, किसी को नेगेटिव जो है वो क्रिटिसाइज करने का वैसे किसी के पास राइट नहीं होता और वैसे भी अनएथिकल है। ठीक है जी, आप मुझे जरूर बताइएगा कि मुझे आप किस तरीके को प्रेफर करते हैं, किस तरीके से मुझे जो है ज्यादा आसानी होगी कि आप बेनिफिट हासिल कर सकें। एक क्वेश्चन आया जी, डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रेनिंग रिपीट करते हैं। ठीक है जी, मैं रिपीट कर देता हूँ, शेयर कर दीजिएगा, स्लाइड्स भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर हो जाएंगी। तो डिसएडवांटेज देखिए, अगर एडवांटेजेस है ना ट्रेनिंग के, तो उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, उनको बिल्कुल उलट कर लीजिए। ट्रेनिंग का मकसद क्या है? आप तक कोई चीज पहुंचाना। अगर ट्रेनिंग अपना मकसद पूरा नहीं कर पाती तो वो क्या है? वेस्टेज ऑफ टाइम है, आपकी कॉस्ट इनकर हुई है, आपका टाइम जो है वो वेस्ट हो गया है। तो इसी तरह आप दूसरे डिसएडवांटेजेस को भी देख सकते हैं, बल्कि इस पे मैं इसको नोट कर लेता हूं और इस पे भी प्रॉपर एक स्लाइड बना करके वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप अपने कमेंट्स जो है वो ग्रुप में शेयर करिए ताकि मुझे जो है वो फीडबैक मिले
कि मैं किस तरीके से इसको लेकर के ज़्यादा अच्छे अंदाज में चल सकता हूँ। भी बिल्कुल स्लाइड्स भी इंशाल्लाह शेयर हो जाएंगी। आपकी तरफ से मज़ीद किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो जिसमें आप चाहें कि यार ये वाली इस पे भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, तो वो भी आपको इंशाल्लाह आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है जी। आई होप कि आपकी तरफ से किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो मैं अब इस सेशन को फिर एंड करने लगा हूँ। इंशाल्लाह कल दोबारा मिलते हैं। और मुझे ये भी बता दीजिएगा कि विल यू बी अवेलेबल ऑन थर्सडे, क्योंकि कल के हमारा जो लेक्चर है वो मिस हो गया था। अगर आप अवेलेबल होंगे तो हम लोग जो है मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करके एक मेकअप क्लास जो है वो रख लेंगे, ताकि इन टाइम जो है जो हम लोगों ने शेड्यूल फॉरवर्ड किया हुआ है उसके मुताबिक जो है वो सारी चीज़ें जो है आगे चल सकें। ठीक है, आपकी तरफ से जो रिस्पांस आ रहा है कि आप लोग अवेलेबल हैं, तो इंशाल्लाह हम जो आज इस वीक का जो प्लान है वो 3 लेक्चर्स प्लान्ड हैं, तो इंशाल्लाह हम जो है वो थर्सडे को जो है अकॉर्डिंगली हम लोग अपनी क्लास जो है वो रखेंगे इंशाल्लाह। तो कल हमारा जो है लेक्चर होगा इंशाल्लाह अप्रेजल एंड वर्किंग एनवायरनमेंट चैप्टर नंबर 13, और उससे अगला जो है कि मेरी जो कोशिश है कि आपके ये जो एचआर से रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन कह रहा हूँ, आज जिस सारे टॉपिक्स हैं वो आपस में रिलेट कर सके। मुझे रिलेट से याद आया कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं रिलेट करूंगा कि हाउ वैल्यू चेन एनालिसिस रिलेट विद दिस चैप्टर। तो वो इस तरह से देखिए, वैल्यू चेन क्या है। जब भी आप किसी कंपनी में एंटर होते हैं, या मैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए फायदा हो सकता है, आप चीजें जब बड़ी पिक्चर हो जाती है ना, वो चीज सीखने में आसानी हो जाती है। तो जब आप किसी कंपनी में दाखिल होते हैं, जब आप किसी कंपनी में एंटर होते हैं, तो आप क्या देखते हैं, वहां पे एक परचेज डिपार्टमेंट है, वहां पे चीजों को स्टोर किया जाता है जो परचेज की जाती हैं। फिर उनको मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से आपका सामना करना पड़ता है, आपका राब्ता होता है। मैन्युफैक्चरिंग में फिर कुछ जगह पे आपको चीजें प्रोड्यूस होती नजर आएंगी, कुछ जगह पे आपको असेंबल होती नजर आएंगी, और वहां से फिर वो डिस्पैच में चली जाती हैं, डिस्पैच से फिर वो सेल्स में चली जाती हैं, और सेल्स में चली जाती है। ठीक है, ये आपको डिपार्टमेंट्स नजर आते हैं। इसके साथ ही कुछ आपको एडिशनल डिपार्टमेंट्स भी नजर आते हैं। मेरे अल्फाज पे आपने गौर करना है, कुछ एडिशनल डिपार्टमेंट्स भी आपको नजर आते हैं जो कि इन फंक्शंस को जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। वो क्या है? एचआर। एचआर क्या करता है आपको, यानी जो बैकबोन ऑफ द कंपनी है, और वो बैकबोन क्या है जो अभी मैंने आपको चेन बताई, प्रोक्योरमेंट, स्टोर, मैन्युफैक्चरिंग, वेयरहाउस, डिस्पैच और सेल्स, ये बैकबोन है। अगर ये नहीं होंगे तो लोगों की हमें क्या जरूरत है, अगर ये नहीं होंगे तो फाइनेंस की हमें क्या जरूरत है, अगर ये रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो आईटी डिपार्टमेंट की क्या जरूरत है, अगर ये नहीं होगी तो सीनियर मैनेजमेंट क्या करने बैठी, कहां से पैसे कमाएगी, कहां से लोगों को देगी। तो इसका मतलब है ये बैकबोन है, और बैकबोन के लिए हम लोग जो सिनोनिम यूज कर सकते हैं, हम लोग प्राइमरी एक्टिविटीज उनको कह सकते हैं। और जो दूसरी एक्टिविटीज है, इसका मतलब है वो बैकबोन तो नहीं है, लेकिन उस बैकबोन को सपोर्ट कर रही है। यानी फाइनेंस वाले फाइनेंस अरेंज करके दे रहे हैं ताकि प्रोडक्शन वाले जो है अपना काम कर सके, एचआर वाले एचआर रिसोर्सेज हमें अरेंज करके दे रहे हैं ताकि लोग काम कर सके, प्रोडक्शन जो है वो जो है प्रॉपरली चल सके आगे। आईटी वाले जो हैं लेटेस्ट इक्विपमेंट इंस्टॉल करके दे रहे हैं, सैप करके दे रहे हैं, ओरेकल करके दे रहे हैं, इसके अलावा रोबोटिक्स इंस्टॉल करके दे रहे हैं प्रोडक्शन में, ताकि प्रोडक्शन प्रोसेस ईज हो, और बाकी फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो भी इजी हो सके अपने काम परफॉर्म करने में। इसके अलावा मैनेजमेंट जो है वो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, हमें जो है वो चेन ऑफ कमांड प्रोवाइड करती है, हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, कल्चर प्रोवाइड करती है, एनवायरनमेंट देती है, जिसमें से ये सारी की सारी एक्टिविटीज हम लोग परफॉर्म कर सके। तो साबित की हुआ कि प्राइमरी एक्टिविटीज जो हैं वो पहली हैं जो मैंने आपको एक चेन बताई। दूसरी एक्टिविटीज बजाहिर हमें डायरेक्ट इनपुट देती हुई नजर नहीं आती, लेकिन वो प्राइमरी एक्टिविटीज को अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो वो प्राइमरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करती हैं। इसलिए माइकल पोर्टर ने वैल्यू चेन में इन एक्टिविटीज को जो है सपोर्टिंग एक्टिविटीज का नाम दिया था। एक बात होगी। दूसरी बात, मैं यहां पे थोड़ी देर के लिए स्टॉप करता हूं, आप ये गौर करिएगा। मेरा एक क्वेश्चन है कि माइकल पोर्टर ने अगर वैल्यू चेन के बारे में बताना था तो माइकल पोर्टर जो है जस्ट वैल्यू चेन का कॉन्सेप्ट हमें दे देता, उसने वैल्यू चेन एनालिसिस का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया? दिस इज अ क्वेश्चन। आप लोग कल इसका
आंसर करेंगे। एक बात, दूसरी बात आप चलते हैं। अब देखिए, लोग इंसानों में और ऑर्गेनाइजेशन में बहुत हद तक सिमिलैरिटीज है। लोग इंसानों में, ह्यूमन बींग्स में और ऑर्गेनाइजेशन में देयर इज मच मोर सिमिलैरिटीज। वो कैसे? लोग पैदा, इंसान पैदा होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन पैदा होती है। सवाल पैदा होता है कैसे? क्या आपने कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेशन का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया? क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन आप पैदा करते हैं। इंसान बच्चे जो हैं वो बड़े होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती है। आपने अपने स्ट्रेटेजी वाले चैप्टर में पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ जो है वो फेजेस होते हैं। इंसान जवान होते हैं, लोग, बच्चे जवान होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी जवान होती हैं। फिर वो मेच्योरिटी स्टेज पर आते हैं, लोग 40-45 की स्टेज पर आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी मेच्योर होती हैं। फिर इंसान जो है वो बुढ़ापे की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने बुढ़ापे की तरफ सफर शुरू करती हैं। इंसान मर भी जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी मरती हैं। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो आज से 50 साल पहले थी, आज हमें नजर नहीं आती। लेटेस्ट हम अपने पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में देखें तो ओसीएस खत्म होगी, एक दिन वो पैदा हुई होगी, फिर वो बड़ी होगी, उरूज पे गई होगी, फिर ऐसा ऐसा कम होते होते वो खत्म होगी। तो क्या है, ओसीएस को M&P ने परचेज कर लिया, नोकिया भी खत्म होने को है। तो इसका मतलब यह है कि जिस तरह इंसान बढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी बढ़ती हैं। इंसानों के अंदर जो है उनका इम्यून सिस्टम होता है। याद रखिए, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी इम्यून सिस्टम होता है जो कि उनकी स्ट्रेंथ की शक्ल में हमें नजर आता है। ये स्ट्रेंथ आप कब तलाश करते हैं? जब आप चैप्टर नंबर 4 पढ़ते हैं, जब आप रिसोर्स ऑडिट पढ़ते हैं, जब आपको पता लगता है कि हम ऑडिट कर रहे हैं रिसोर्सेज का, तो हमें पता लगता है कि हमारी जो है वो कॉम्पिटेंसीज क्या हैं, हमारी जो है रिसोर्सेज कौन से जो है वो यूनिक रिसोर्सेज है जिनको इस्तेमाल करके हम लोग कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल कर सकते हैं। तो आपके अंदर भी स्ट्रेंथ्स होती हैं, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी स्ट्रेंथ्स होती हैं। इंसान भी बीमार पड़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी बीमार पड़ जाती हैं। इंसानों को बाहर से बीमारी आती है, ऑर्गेनाइजेशन को भी बाहर से थ्रेट्स आते हैं। वो कौन से थ्रेट्स हैं? आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से थ्रेट्स आते हैं। वो थ्रेट्स कौन आपको बताता है? वो पेस्टल आपको बताती है, वो पोर्टर की 5 फोर्सेस मॉडल आपको बताती हैं कि जब ये ताकतें आपकी ताकत से ज्यादा बढ़ जाती हैं तो वो आपके लिए बीमारी बन जाती हैं। और जिसी तरह इंसान को तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी अपॉर्चुनिटीज तलाश करती हैं। ठीक है, तो इंसानों में और ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। ये सारी रामलीला मैं क्यों सुना रहा हूं? ये सारी रामलीला मैं इसलिए सुना रहा हूं, जब फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक गोल है, सॉरी हमारा एक ग्रुप है, लोगों का एक ग्रुप है। अब वो ग्रुप किस तरह का है? उसमें कुछ जवान लोग हैं, कुछ बूढ़े लोग हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ ताकतवर हैं, कुछ लोग कमजोर हैं। तो क्या होता है, कुछ खवातीन हैं और कुछ मेल लोग भी हैं। उन लोगों ने, उस ग्रुप ने क्या करना है, उसने एक टारगेट तक पहुंचना है। टारगेट क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने 1 किलोमीटर तक आपने सफर करना है और वहां पे कुछ चीज पड़ी हुई है, आपने वो हासिल करनी है। अब ग्रुप के पास एक तरीका कार है कि या तो वो सबको साथ लेकर के चले या यकदम दौड़ लगा दे, अन्यवाद दौड़ना शुरू कर दे। क्या होगा जब यकदम दौड़ लगाएंगे? तो कुछ मरेंगे, कुछ जख्मी होंगे। तो फिर ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम लोग जो हैं वो प्लान आउट करके चलें, हम लोग जो हैं वो स्ट्रेटेजाइज करके चलें। यहां तक मेरी कहानी खत्म होती है। इसी चीज को जब हम लोग वैल्यू चेन में जाते हैं, तो वैल्यू चेन में अभी मैंने कहा कि स्ट्रेटेजीज वाला एक एचआर का एक डिपार्टमेंट आता है। अब उस डिपार्टमेंट ने भी दौड़ लगानी है, या तो वो अन्यवा दौड़ लगाते, दौड़ना शुरू करते प्रॉफिट की तरफ। क्या होगा, उसकी स्ट्रेटेजीज किसी और तरफ जा रही होंगी, फाइनेंस की स्ट्रेटेजीज किसी और तरफ जा रही होंगी, आईटी की स्ट्रेटेजीज जो है वो किसी और तरफ जा रही होगी। तो इसका मतलब है हमें स्ट्रेटेजाइज करना होगा, एचआर को स्ट्रेटेजाइज करना होगा। अच्छा जी, एचआर में हमने क्या स्ट्रेटेजाइज करना है? 3 इश्यूज आपने स्ट्रेटेजाइज करना है जो अभी हमारे सिलेबस से रिलेवेंट है। पहला, रिक्रूटमेंट का एंड सिलेक्शन का, जो कि आप चैप्टर नंबर 11 में पढ़ाए हैं। नंबर 2, आपने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को स्ट्रेटेजाइज करना होगा। और तीसरा, आपने स्ट्रेटेजाइज करना होगा अपने अप्रेजल सिस्टम को, आप अपने वर्किंग एनवायरनमेंट को। तो ये था जी, हमने वैल्यू चेन को किस तरीके से हमने आज के लेक्चर के साथ जोड़ना है। तो वैल्यू चेन में आपका एक डिपार्टमेंट है, आपने उस डिपार्टमेंट को, जैसे वैल्यू चेन एनालिसिस के बाद हमें स्ट्रेंथ्स के पता लगती हैं, इसी तरह आपने अपने इस डिपार्टमेंट को भी स्ट्रेंथन करना है। कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं? आप जो है स्ट्रेटेजाइज करके उसको
स्ट्रेंथन कर सकते हैं। सवाल पैदा होता है कि आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रेटेजीज कहाँ पे पढ़ी। तो अल्लाह के बंदो, अभी तक आप लोग ये क्या पढ़ रहे थे कि ट्रेनिंग का फायदा होता है, ट्रेनिंग का फायदा कब हो सकता है, जब आप उसको स्ट्रेटेजाइज करेंगे। कैसे स्ट्रेटेजाइज करेंगे भाई? आप लोग ये देखिए कि आपका लर्नर कौन है, आपका लर्नर किस स्टाइल को प्रेफर करता है, उस स्टाइल के अकॉर्डिंगली जो आप हैं प्लान आउट करें। दिस इज स्ट्रेटेजी। आप अकॉर्डिंगली जो है अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली फॉर्मल ट्रेनिंग कंडक्ट करवाएं, इनफॉर्मल ट्रेनिंग कंडक्ट करवाएं, सीबीटी कंडक्ट करवाएं। ये क्या था? ये सारे के सारे स्ट्रेटेजीज थी। ये सारी की सारी आपने स्ट्रेटेजीज कब की थी? जब आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को सामने रखेंगे। ठीक है जी। तो ये था जी, हम लोगों ने वैल्यू चेन एनालिसिस को किस तरीके से आज के लेक्चर के साथ जो है वो अटैच करना है। तो यहाँ तक हमारा जो है आज का लेक्चर जो है खत्म हो जाता है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। आपके फीडबैक का मैं इंतजार करूंगा ताकि मुझे पता लगे कि किस तरीके से आगे लेकर के चलना चाहिए। ठीक है जी। आप अपना भी ख्याल रखिएगा, सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा, पूरी इंसानियत के लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला करे कि हमें इस मुसीबत से, इस जो एपिडेमिक इश्यूज हैं, अल्लाह ताला इनसे हमें बचाए। ठीक है जी। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज।